सब्सक्राइब करते ही करते हैं, साथ में वो फॉलो भी करना शुरू कर देते हैं। हर इंसान से पता है क्या सीखना चाहिए? हर इंसान से केवल वो चीज़ सीखनी चाहिए जो आपकी एनालिसिस के हिसाब से चल रही हो। अब कल को एक नया यूट्यूबर आ जाए, वो कह दे, क्या कह दे, अरे भाई निफ्टी तो आपका, सॉरी, मार्केट तो आपका 14,000 आने वाला है अगले 2 महीने में, 1 महीने में। मतलब ना कोई बेस बताए। एक चीज नोट डाउन करना, जितने भी, मतलब मैंने नोट डाउन की हुई है इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, करना आप सभी लोग, जितने भी यूट्यूबर हैं, मैं किसी का नाम पर्टिकुलरली नहीं ले रहा, सबका ले रहा हूँ, बहुत कम ऐसे होंगे, मैं भी हूँ यूट्यूबर ही, उनमें से ही हूँ। तो जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो कभी भी ना आपको केवल व्यू देंगे, आपको ना रीज़न नहीं बताएंगे कि वो व्यू उन्होंने क्यों दिया। आप समझ रहे हो? मतलब निफ्टी रानी वाला भाई है, उसको पता ही नहीं है, वो केवल काटा पीटी चिल्लाता रहता है ना। और पीआर सुंदर साहब हैं, उनको यही नहीं पता कि मार्केट क्रैश होगा या ऊपर जाएगा। पिछले हफ्ते वो 15,000 की बात कर रहे थे, अचानक से वो चेंज हो गए, 16,000 पे पहुंच गए जैसे ही मार्केट ने पलटी मारी। तो मतलब क्या है ना, मैंने इनकी वीडियोस बहुत सुनी, कभी कभी सुनता रहता हूँ जब खाली टाइम में बैठा रहता हूँ, बोर होता हूँ, जब जब सुनता हूँ इनकी वीडियो, तो मुझे पता लग जाता है कि भाई ये इंसान ना कभी भी लॉजिक नहीं बता रहे। मतलब अगर आप किसी भी इंसान को फॉलो करो, मैं नहीं मना कर रहा आपको फॉलो करने के लिए, फॉलो करो, सबको करो, लेकिन उस इंसान को फॉलो करो। पहली चीज़ तो फॉलो करनी जरूरत ही नहीं पड़ेगी कोर्स खत्म होने के बाद, लेकिन अगर फिर भी करना है तो कम से कम उस इंसान को फॉलो करो जो आपको एनालिसिस करके दे रहा है, साथ में वो एनालिसिस क्यों, उसका बेस क्या है, क्या वो डाटा पॉइंट मेंशन कर रहा है, क्या कोई इंसान अपनी एनालिसिस पॉइंट करते समय क्या कुछ बेस दिखा रहा है आपको, या बस ऐसे ही बोल रहा है कि 600 15,000 आ जाएगा। मतलब व्हाट इज़ द बेस? मैं मानता हूँ चलो 15,000 आ जाएगा, बट व्हाट इज़ द बेस? क्यों? तो क्यों कोई नहीं बताता, और वो जो क्यों है ना वो कोई पूछता भी नहीं है। दिस इज़ द प्रॉब्लम। जिस दिन क्यों बताना कोई शुरू कर देगा ना, तो वहाँ पे एजुकेट होना शुरू हो जाएंगे जो लोग हैं, और लोगों को एजुकेट नहीं करना, यही उनका ऑब्जेक्टिव है। यूट्यूबर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि उनके सब्सक्राइबर्स एजुकेटेड ना हो, तभी तो उनकी दुकान चलेगी ना। दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक है, चलो, गुड, अच्छी बात है। पीआर सुंदर अच्छा सक्सेसफुल आदमी है, मना नहीं कर रहा, अच्छी बात है, ट्रेड्स उसके ठीक जाते हैं, अच्छा कमाता भी है, लेकिन भाई रीज़न तो दे, दे तो दे, कुछ तो रीज़न दे, सिखा तो सही कुछ। कोई नहीं देगा रीज़न अपनी एनालिसिस के अंदर आपको। चलो जी, हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, रिकॉर्डिंग चालू है, सबको पहले एक बात मुझे कंफर्म कर दो, बात बीच बीच में फिर कब सब लोग ना क्या कहते हैं डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। मुझे एक बार कंफर्म कर दो भाई, क्या सभी को स्क्रीन दिख रही है, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? उसके बाद हम शुरू करते हैं। चलो, सबको आ रहा है, मतलब गुड, अच्छी बात है दोस्तों। हम 10:30 बजे तक क्लास ओवर कर देंगे, ठीक है, और टेंशन की बात नहीं है, हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है, और हम बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं अपने स्पीड से। कोर्स की स्पीड जो है ना वो बड़ी अच्छी है, मतलब इन कंपैरिजन टू दूसरे जो मेरे बैचेस थे, इस बैच के अंदर अब बड़ी अच्छे तरीके से कोर्स चल रहा है, प्लस स्पीड भी बड़ी अच्छी चल रही है, और शायद आप लोगों को समझ में भी अच्छा खासा आ रहा होगा। ठीक है, तो जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो प्लीज़ वीडियो नहीं देख रहे हैं, हमारी रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं देख रहे हैं, प्रॉब्लम है भाई। आजकल का एक्सेल, क्या करूं? हाँ, री लॉगिन कर लीजिए।
क्विट करके दोबारा से लॉगिन कर लीजिए। सर कल एक्सेल नहीं किया ना शेयर। अरे हाँ, सॉरी सॉरी, वो नहीं किया एक्सेल। अरे यार रुक जाओ, मैं कर लेता हूँ उसको, एक्सेल को भी दे दूंगा। पहले मैं उसको, भगवान अल्लाह मुझको काबिल बना दिया। चलो एक काम करते हैं, अभी करूँ क्या? चलो मैं भूल जाऊंगा बाद में, पहले पहले एक्सेल ही शेयर कर देता हूँ। अच्छा, नियाज भाई ने कर दिया भाई, चलो अच्छी बात है। ये कर लेना भाई, इनकी अपडेट अपडेट करते हैं, ये हमारे पुराने स्टूडेंट हैं तो इन्होंने कर दिया है। और तो इसको आप टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दो कोई एक इंसान। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बीएससी का वॉल्यूम। नहीं, बीएससी का वॉल्यूम वैसे ही बहुत कम है, बीएससी के ऊपर कंपनी ही लिस्टेड बहुत कम है। सबसे ज़्यादा कंपनी लिस्टेड जो है वो एनएससी के ऊपर है। बीएससी के ऊपर हर कंपनी लिस्ट नहीं होती, सारी कंपनी लिस्टेड नहीं होती है बीएससी के ऊपर। तो बीएससी का वॉल्यूम करोगे क्या? जहाँ मार्केट में, जिस मार्केट के अंदर लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं, उसी का तो इम्पैक्ट पड़ेगा ना, उसी का वॉल्यूम एनालिसिस करना चाहिए। बीएससी का तो ऑलरेडी बहुत कम है। चलो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। हमने वॉल्यूम सीख लिया, हमने मनी फ्लो एनालिसिस सीख लिया, ठीक है। और आज एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि हमारा एक एग्जिट पॉइंट क्रिएट हुआ है आज। अगर किसी ने एनालिसिस किया होगा तो एग्जिट पॉइंट क्रिएट हुआ है आज, पता है किसी को? नियाज भाई को तो पता है, उन्होंने शीट मेंटेन की हुई है। बाकी किसी को पता है? कल सिखाया था रूल, मेरे ख्याल से किसी ने मेंटेन ही नहीं किया। फाइल मेंटेन किया है क्या किसी ने? दोस्तों मैं पहले ही बोल रहा हूँ, करना पड़ेगा। आई विल काउंट इट। 0.49%। अब ये तो वाइब्रेशन है दोस्तों, तो आई विल काउंट दिस, ठीक है। अब 0.01% की वजह से नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। आई विल काउंट दिस। वॉल्यूम ज़्यादा था, 0.49% है। हाँ हाँ, एग्जिट पॉइंट आई विल काउंट दिस एग्जिट पॉइंट। माइनस में था 50%, क्या 0.50% नेगेटिव था आज मार्केट। हाँ 0.45% होगा तो मत करना, ठीक है। 0.45 या उससे नीचे होगा मत करना, 0.46 होगा और मत करना काउंट, 0.47 होगा मत करना काउंट। अब यहाँ तो बिल्कुल 0.49% है भाई, इसका क्या करें, ठीक है। तो कर लेना काउंट इसको, ठीक है। तो चर्चा करते हैं अब आगे। जो भी लोग नए हैं, जो भी लोग नए हैं उनको मैं एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ। ऑप्शन चेन की क्लासेस कल से शुरू होंगी, ठीक है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ मैं, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, ध्यान से समझना आप। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमको ना इन्वेस्ट, मेरी साइकोलॉजी समझना पहले। ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, कि भाई मेरा पॉइंट क्या है, मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। मैं जो भी बात बोलता हूँ उसमें मैं मेरा कुछ ना कुछ रीज़न होता है, तो वो रीज़न समझना। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हर इंसान जो है वो भागता है कि भाई मुझे कहीं से कुछ अच्छे स्टॉक्स मिल जाएं इन्वेस्टमेंट के लिए,
मुझे स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोई बता दे कोई स्टॉक है तो अच्छा है ना। मुझे कोई ये बता दे कौन सा स्टॉक बढ़ने वाला है कौन सा घटने वाला है। आप समझ रहे हो ये होता है ना, होता है कि नहीं होता। मतलब मेरे हिसाब से तो होता है, ठीक है। बट क्या ये पॉसिबल है, मेरी बात पूरी समझना। इज इट पॉसिबल कि हमें किसी की ज़रूरत ही ना पड़े, हम खुद से ही ये काम कर लें? मतलब पॉसिबल तो है, हाउ इज इट पॉसिबल, ये हमको समझना होगा। तो आज मैं आपको यही समझाऊंगा दोस्तों। अगर किसी भी अगर किसी भी जैसे कि हमने देखा वॉल्यूम के ऊपर, हमने देखा कि निफ्टी के अंदर यानी कि मार्केट के अंदर सॉरी, एंट्री और एग्जिट पॉइंट हमको मिलते हैं। सो द सेम थिंग वी कैन फाइंड आउट ऑन द स्टॉक्स एज वेल। आप एक बात बताओ, अगर किसी स्टॉक के अंदर आपको ये पता लग जाए कि किसी बड़े प्लेयर ने पोजीशन बनानी शुरू कर दी है, बड़ा प्लेयर की बात कर रहा हूं, तो क्या अच्छा नहीं होगा कि हम उसी के साथ पोजीशन बना लें? मतलब क्या क्या अच्छा बात नहीं है? मतलब बिल्कुल अच्छा होगा ना। लेकिन अब क्या है ना कि ये बात हमको समझ में नहीं आती कभी भी कि हम कैसे बनाएं पोजीशन। किसी बड़े प्लेयर की जो पोजीशन है उसको हम किस तरीके से एनालिसिस करें, समझ रहे हो? वो मैं आपको सिखाऊंगा आज की वीडियो के अंदर, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि हम हमेशा उन सेक्टर्स के अंदर, ध्यान से समझना मेरी बात को, तभी आप समझ पाओगे। हम हमेशा सेक्टर्स के ऊपर फोकस करें, स्टॉक्स की बेहतरी, मतलब स्टॉक्स के बजाय, मतलब मैं क्या करना चाहता हूं कि स्टॉक्स को हम बाद में एनालिसिस करेंगे। पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सा स्टॉक कौन से सेक्टर के अंदर आता है। मेरी बात समझ रहे हो आप? मतलब ये नहीं कि बैंकिंग सेक्टर में से मतलब बैंकिंग सेक्टर के अंदर प्रॉब्लम चल रही है तो क्या होगा कि हम बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स को हम चुनेंगे, सिलेक्ट करेंगे। नो, वी शुड नॉट सिलेक्ट द बैंकिंग स्टॉक्स। आपने देखा होगा मैंने पिछले 3 महीने में एक भी बैंकिंग स्टॉक के अंदर कोई पोजीशन नहीं बना रखी, चाहे कोई कितना भी अच्छा बैंकिंग स्टॉक हो। बट आई हैव नॉट मेड एनी पोजीशन इन द बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि आई नो देर इज ए प्रॉब्लम इन द बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। सो बिफोर सिलेक्टिंग एनी स्टॉक वी शुड ऑलवेज हैव सम नॉलेज। अपने को पता होना चाहिए कि ये स्टॉक जो हम चुन रहे हैं, जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ये किस सेक्टर से रिलेट करता है, किस सेक्टर से अंदर आता है। ये समझ गए मेरी बात? ये पहला पॉइंट है स्टॉक सिलेक्शन का। लिख लेना इस बात को, लिख लेना प्लीज, जिंदगी भर याद रहेगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमको ये पता होना चाहिए कि कौन से सेक्टर अच्छे हैं कौन से सेक्टर खराब हैं। और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम कोई स्टॉक का सिलेक्शन करेंगे, सो वी शुड नो इन एडवांस, वी शुड हैव नॉलेज। अपने को पता होना चाहिए क्या कि ये स्टॉक जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं कौन से सेक्टर से है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, ठीक है। अच्छा,
थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इज कि हमारे को पता होना चाहिए कौन सा सेक्टर अच्छा कर रहा है, कौन सा सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा है। क्लियर? सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब कभी भी हम सेक्टर जब हमको पता होंगे तो जब हम सेकंड पॉइंट पे जब आएंगे कि हम जब कभी भी स्टॉक सिलेक्शन करेंगे तो हमको पता होना चाहिए कि वो स्टॉक जो है वो कौन से सेक्टर के अंदर इंक्लूड है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि हम कभी भी स्टॉक के अंदर यानी कि इक्विटी सेगमेंट के अंदर कभी भी इंट्राडे नहीं करेंगे। इंट्राडे इज टोटली डिफरेंट गेम। यू कैन अर्न द प्रॉफिट, यू कैन नॉट अर्न द प्रॉफिट। आपकी सांसें, आपकी धड़कनें इतनी तेज तेज भागेंगी अगर आप इंट्राडे प्ले करने की सोचोगे, मतलब यू कैन नॉट, आप कर ही नहीं सकते, उसको रोक ही नहीं सकते हो। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, द बेस्ट, मैं ये बोलना चाहता हूँ, थर्ड पॉइंट इज दिस, द बेस्ट ट्रेडिंग स्टाइल इन द इक्विटी इज स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है? स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है कि आप किसी स्टॉक को सिलेक्ट करते हो, किसी स्टॉक को सिलेक्ट करने के बाद उसको एनालिसिस करते हो। एनालिसिस जब आपकी परफेक्ट हो जाती है, सारे क्राइटेरिया आपके मैच हो जाते हैं, उसके बाद आप उस स्टॉक के अंदर पोजीशन बनाते हो। आपका एक टारगेट होता है कि भाई मैंने 300 रुपये के ऊपर, 300 के ऊपर अगर मैंने किसी XYZ स्टॉक को मैंने सिलेक्ट किया और अगर मैंने पोजीशन बनाई तो वो स्टॉक मैं आराम से 400, 450, 400 या 450 तक मैं आराम से उसको कैरी करके जाऊंगा। अब ये मैटर नहीं करता वो एक दिन के अंदर आ जाए, एक हफ्ते में आ जाए, एक महीने में आ जाए, या 2 महीने में आ जाए, या फिर 3 मंथ तक आए। इट डज नॉट मैटर। हाँ, ये मैटर करता है कि यू शुड हैव नॉलेज कि आपको वो स्टॉक करेक्ट टाइम के ऊपर पकड़ना है, प्लस वो स्टॉक आपको करेक्ट टाइम के ऊपर अपना टारगेट उसको पहले से ही डिसाइड कर लेना है। समझ गए मेरी बात? थर्ड पॉइंट समझ गए आप? थर्ड पॉइंट इज दिस कि द मोस्ट प्रॉफिटेबल मेथड ऑफ ट्रेडिंग इन इक्विटी इज ओनली एंड ओनली स्विंग ट्रेडिंग। और स्विंग ट्रेडिंग भी करनी है तो वो भी कैश में, कैश इक्विटी सेगमेंट में, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में नहीं। कुछ लोग ऐसे होंगे कि अरे यार ये तो स्टॉक अच्छा दिख रहा है, इसको बाय कर लेते हैं, अच्छे लेवल पे मिल रहा है, फ्यूचर्स के सेगमेंट में बाय कर लिया, पता लगा फ्यूचर का जो सेगमेंट है वो एक हफ्ते बाद क्लोज होने वाला है और आपने जैसे एंट्री बनाई वो 2% नीचे और गिर गया स्टॉक। अब 2% उसको रिकवर करने में 1 हफ्ता लग गया। आपकी एंट्री पॉइंट तो ठीक थी, लेकिन एंट्री पॉइंट बनाने के साथ 1 या 2% स्टॉक हिल सकता है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आपका लेवल जो है वो नियर अबाउट अच्छा है, अच्छी बात है। वो 2 से 3% अगर वो हिल जाए स्टॉक तो घबराने की बात नहीं है, बिकॉज यू हैव मेड द एनालिसिस। बट प्रॉब्लम कहाँ आएगी कि अगर हम फ्यूचर्स के अंदर पोजीशन बनाएंगे और 2% वो हिल जाए स्टॉक, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम ये आएगी कि आपको वो लॉस बुक करना होगा। क्यों? क्योंकि उसकी एक्सपायरी डे होगा नियर, और अगर वो अपने एक्सपायरी डे के आसपास ऐसे ही ऑप्शंस में होता है, सो सो वी शुड ओनली एंड, मैं कभी भी करता ही नहीं हूँ स्टॉक्स के अंदर, मैं कभी भी नहीं करता फ्यूचर एंड ऑप्शन। ऑप्शंस करता हूँ तो मैं ऑप्शंस को सेल करता हूँ केवल, ऑप्शन में कभी भी बाय नहीं करता फ्यूचर्स के अंदर। क्योंकि अगर उसका ट्रेंड मुझे पता है स्टॉक का,
अरे सर, अगर रोल ओवर करोगे तो उसके अंदर आपको पेनल्टी लगेगी, मतलब जो भी उसका कॉस्ट होगा, रोल ओवर कॉस्ट, वो भी देना पड़ेगा, प्लस आपको जो प्रीमियम एक्स्ट्रा मिल रहा होगा नेक्स्ट मंथ का जो प्रीमियम होता है वो हमेशा ओवर होता है, वो भी आपका लॉस ही काउंट होगा। रोल ओवर तो आप कर सकते हो, बट इट इज़ ओनली अ लॉस फॉर यू। ठीक है। एक भाई था, आप बिलीव नहीं करोगे, आजकल उसका फ़ोन ही नहीं आता। एक्चुअली में क्या है ना, ये दुनिया जो है ना बड़ी विचित्र टाइप की है। विचित्र मतलब स्ट्रेंज। कैसे? कि जब गर्दन फंसी होती है ना तो फ़ोन करते हैं, और जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है ना, कोई थैंक यू भी नहीं बोलता। ये दुनिया है। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। तो एक भाई फंसा हुआ था, 11,000, उसने 12,000 से शॉर्ट कर रखा था निफ्टी। अक्टूबर नवंबर की बात है। अक्टूबर नवंबर की बात है, उस भाई ने शॉर्ट कर रखा था 12,000 के लेवल के ऊपर से निफ्टी, और बहुत हैवी पोजीशंस थी। फ्यूचर्स को वो कैरी फॉरवर्ड करता गया, रोल ओवर करता गया। उसको मैंने 16,000 पे, वो सॉरी, उसको मैंने 15,000 के ऊपर, 15,000 के ऊपर मैंने बोला, मैंने कहा भाई तू कर क्या रहा है, और वो मेरे को कंसिस्टेंटली 3 महीने तक फॉलो करता रहा। मैंने उसको बोल दिया, मैंने कहा अब नहीं नीचे आने वाला मार्केट आसानी से 12,000 के आसपास। 12,000 is not the level which you can see in the next 1 year. So he booked the loss finally. But वो फॉलो क्यों कर रहा था? क्योंकि उसको उसका मतलब था। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद आज तक उससे उसका फ़ोन ही नहीं आया। अरे, होते हैं ना बहुत गधे आदमी होते हैं ना, अपनी पोजीशंस को हैज ही नहीं करते अपनी पोजीशंस। ट्रेडिंग इज ए आर्ट। ट्रेडिंग इज नॉट अ ट्रेडिंग जो है ना, वो एक ऐसा गेम है जिसमें आपको बहुत सारी एडजस्टमेंट भी करते रहनी पड़ेंगी हाथ के हाथ, अगर आपका ट्रेड अगेंस्ट जाता है तो। ट्रेडिंग इज नॉट अ, मतलब गैम्बलिंग तो नहीं है वो, बट ट्रेडिंग आर्ट होती है। आपको पता होना चाहिए आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है। आपको पता होना चाहिए कि मैं कितना रिस्क झेल सकता हूँ। अब एक बंदा 12,000 के लेवल से बैठा है, 4,000 पॉइंट ऊपर आ गया मार्केट, फिर भी कह रहा है कि मैं लॉस बुक नहीं करूंगा, तो वो आर्ट कहाँ से हुई? वो तो बेवकूफ़ी हुई ना। सो स्टॉक मार्केट इज़ नॉट अ इजी गेम, बट इट इज़ एन आर्ट। कोई सीख गया तो उसकी पुश्तें भी अच्छी, पुश्तें मतलब आगे आने वाली पीढ़ियां भी, जनरेशन जो आगे की होती है ना, वो भी बड़े अच्छे से सेटल हो सकती हैं। चलो, ये तो एक अलग कहानी हो गई। मैं क्या बोल रहा था कि हमारे जो 3 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ये अपने को लिखने चाहिए, ये अपने को याद रखने चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम 3 जो रूल्स हमने लिखे हैं, उन 3 रूल्स को हम अभी फाइंड आउट कर लेते हैं। कहाँ? चार्ट्स के ऊपर। ठीक है, हम सीख लेते हैं कि हम कैसे करेंगे ये रूल्स अप्लाई। लेकिन कंडीशन मैंने बता दिया, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में नहीं करेंगे। ऑप्शंस में एक बार वो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अपने को प्रीमियम डीके मिलेगा, बट फ्यूचर इज़ वेरी 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 रिस्की, रिस्की भाई। मैं चार्जर कनेक्ट कर लेता हूँ, एक मिनट रुक जाना, लैपटॉप का, फिर शुरू करते हैं।
चलो भाई आगे बढ़ते हैं अब। हमको अब ये सीखना होगा नेगेटिव वैल्यू बड़ी कौन सी है भाई। नेगेटिव वैल्यू यार ये तो आप गूगल पे सर्च करना आप अभी, क्योंकि ये इतना बेसिक अगर मैं सिखाऊंगा तो मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है ना। इतना बेसिक अगर मैं सिखाऊंगा तो फिर तो मैं मतलब यही सिखाता रह जाऊंगा, मैं मतलब मैं कुछ और नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। ये सब आप गूगल पे सर्च करना दोस्त, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूट्यूब पे सर्च कर लेना दोस्त। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, अब चार्ट्स के ऊपर आ जाओ फटाफट से। हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैं क्या देखता हूँ क्या नहीं देखता हूँ, वो मैं आपको सिखा देता हूँ, समझा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। 1 मिनट रुको। अ, 1 मिनट रुकना, मुझे अपना लॉगिन करना होगा, इसलिए मैंने स्क्रीन जो है वो पासवर्ड दिखे ना, इसलिए मैंने स्क्रीन जो है अभी थोड़ा सा कर दिया है। तो 2 मिनट रुक जाओ, मैं लॉगिन कर लूँ पहले एक बार, फिर मैं आपको अपना चार्ट दिखाता हूँ। ला 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 लोरी, दूध भरी कटोरी, नमकीन का नशा, नमक का तमाशा। चलो अब चलते हैं आगे। अब देखना, मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि जो मैं स्टॉक की लिस्ट मैंने बना रखी है, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे tradingview.com के ऊपर मैंने अपने स्टॉक्स की लिस्ट बना रखी है, ठीक है। एक वॉच लिस्ट मैंने बना रखी है ये वाली, जिसके अंदर कम से कम 400 स्टॉक्स हैं। निफ्टी 400 लिख लो, निफ्टी 400 स्टॉक्स की लिस्ट आपको मिल जाएगी। मैं भी शेयर कर दूंगा, नहीं तो आपको मुझसे भी ले लेना। इसके अंदर निफ्टी 400 या 500 स्टॉक्स होंगे, यानी कि आउट ऑफ द 2100 कंपनीज जो भी टोटल लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, उसमें से मुझे टॉप की 500 कंपनीज चाहिए। हम इसको स्मॉल कैप के ऊपर रिस्क नहीं लेंगे, हम रिस्क नहीं लेंगे कि हम स्मॉल कैप के अंदर घुसें। हम स्मॉल कैप के अंदर क्या कहते हैं, क्योंकि भैया स्मॉल कैप तो स्मॉल कैप है, चालू हुई कंपनी बंद हो गई तो लंका लग जाएगी, है ना। लेकिन हम लार्ज कैप और मिड कैप के अंदर आसानी से बिलीव कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं मिड कैप और लार्ज कैप कंपनीज के अंदर ही ट्रेड करता हूँ, स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर मैं ट्रेडिंग नहीं करता, पहली चीज़ तो ये। तो मेरे को लिस्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट की हुई है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर बराबर में मतलब ये वॉच लिस्ट है। तो दोस्तों वॉच लिस्ट जो है, अब ट्रेडिंग व्यू का फ़ायदा पता है क्या है। ट्रेडिंग व्यू का फ़ायदा ये है कि इसके अंदर कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, यहाँ पे भी लिखा आता है, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, ठीक है। अब जैसे आरती ड्रग्स है, आरती ड्रग्स हेल्थ केयर फार्मा इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, यहाँ पे लिखा हुआ आता है यहाँ पे। तो इसलिए मैंने कहा था ना कि आपका कोई भी जो स्टॉक में आप सिलेक्ट करोगे, आपको पता होना चाहिए कौन से कंपनी, जो कंपनी है वो कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है। तो यहाँ पे सब कुछ आता है लिखा हुआ। तो दिस इज़ वाई आई
लाइक दिस tradingview.com। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है, वॉच लिस्ट ऑलरेडी क्रिएट की हुई है। ठीक है ना। अब देखो मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने आपको ये सिखाया था दोस्तों कि जहाँ पर वॉल्यूम आना शुरू हो जाए, मतलब जहाँ पर वॉल्यूम आना शुरू हो जाए वहाँ पर समझ लेना आप क्या कि भाई बड़ा प्लेयर एक्टिव है। ठीक है, समझाया था ना। और यही चीज़ हमने वॉल्यूम एनालिसिस वाली शीट के अंदर भी देखी थी। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, बहुत सिंपल सिनारियो है, समझना होगा हमको, बहुत इम्पोर्टेंट भी है। हमको इम्पोर्टेंट क्या है, फोकस करना होगा हमको यहाँ पे वॉल्यूम्स के ऊपर। ठीक है, वॉल्यूम्स के ऊपर। तो यहाँ पर दो रूल लिख लो स्टॉक्स। अब स्टॉक्स को वॉल्यूम स्टॉक का कैसे डिसाइड करोगे कि कहाँ पे हम इसको एंट्री पॉइंट लें। देखो मैं एंट्री पॉइंट जब भी बनाता हूँ ना, दो इंपॉर्टेंट चीज़ों में बनाता हूँ, इसके भी दो रूल हैं। पहला इंपॉर्टेंट रूल कि स्टॉक जो है अपने लोअर लेवल के आसपास हो, यानी कि सपोर्ट लेवल के आसपास हो। अब जैसे ये स्टॉक है, यहाँ से गिरता हुआ आ रहा है 31,000 से, कहाँ पे आ चुका है 34,000। 34,000 इसका सपोर्ट लेवल है, मतलब ये काफ़ी गिर चुका है स्टॉक। आप समझ रहे हो, ये स्टॉक काफ़ी गिर चुका है और यहाँ पे से ये बाउंस होता है 24,000 के आसपास। तो इट शुड नॉट बी कि मतलब स्टॉक जो है वो बहुत हायर लेवल्स पे होना चाहिए, लोअर लेवल पे होना चाहिए वो स्टॉक, लोअर लेवल पे होना चाहिए वो स्टॉक। पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, लोअर लेवल्स पे होने के मतलब ये नहीं कि हम उसको बाय कर लें, ऐसा नहीं होना। लोअर लेवल्स पे अगर है स्टॉक, अगर उसके अंदर वॉल्यूम आना शुरू हो गया तो इसका मतलब क्या है, वो स्टॉक बढ़ेगा। अब जैसे कि इस स्टॉक को अगर मैं देखूं, ये मेरा पहला ही स्टॉक है, इसको अगर मैं एनालिसिस करना चाहूं, जहां तक समझना एनालिसिस कैसे करते हैं, ये स्टॉक में देखो वॉल्यूम ग्रीन, जब ग्रीन कलर की कैंडल बनती है तो मतलब कोई वॉल्यूम देखो यहाँ पे अच्छा होता है, प्रीवियस डे के मुकाबले अच्छा वॉल्यूम होता है। लेकिन जब रेड कलर की कैंडल बनती है तो वॉल्यूम उतना अच्छा नहीं होता, मतलब लो वॉल्यूम्स होते हैं जब भी रेड कलर की कैंडल बनती है इस स्टॉक में। तो फिर यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल बनी तो वॉल्यूम अच्छा हो गया प्रीवियस डे के मुकाबले। ठीक है, प्रीवियस डे के मुकाबले वॉल्यूम फिर अच्छा हो गया। ठीक है, यहाँ पे फिर रेड कलर की कैंडल बनी तो वॉल्यूम उतना अच्छा नहीं था। अब लगातार 2 दिन से चेक करो, लगातार 2 दिन से चेक करो, ग्रीन कलर की कैंडल बन रही हैं, पॉजिटिव कैंडल बन रही हैं, मतलब बुलिश कैंडल बन रही हैं और वॉल्यूम भी अच्छे हो रहे हैं। तो यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ तक तकरीबन पिछले मतलब पूरे जुलाई के अंदर अब ये जो स्टॉक कंसोलिडेशन में है, यहाँ पर कोई बड़ा प्लेयर इन्वेस्ट कर रहा है इस स्टॉक के अंदर। समझ में आ रहा है आपको, कुछ क्लियर हुआ। दोनों कंडीशन मीट होनी चाहिए, दोनों कंडीशन मीट होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है कि आपका स्टॉक लोअर लेवल्स पे होना चाहिए। सेकंड कंडीशन ये होनी चाहिए कि उसके अंदर जब तक वॉल्यूम आने शुरू ना हो तब तक आपको उस स्टॉक को अवॉइड रखना चाहिए। वॉल्यूम जब आने शुरू होंगे इट विल बी विजिबल टू यू। चलो आप मुझे कोई एक स्टॉक का नाम बताओ, एक ही स्टॉक का नाम बताना, हम उसके एनालिसिस करेंगे। आईटीसी दुनिया पीछे पड़ेगी, आईटीसी को कर ले। अब बस, अब कोई नहीं लिखेगा नाम, बस 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 बस, ये 4-5 स्टॉक की हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, बस बस बस। आईटीसी, हीरो मोटर, मैं करके बताता हूँ। अब जैसे ये स्टॉक है, इसमें क्या है, बड़ा प्लेयर इन्वेस्ट कर रहा है, ये स्टॉक अच्छा मिलेगा आपको आगे 2 से 3 महीने के अंदर।
पहले देखो आईटीसी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 200 का लेवल, 200 का लेवल इसका लोअर लेवल था, सपोर्ट लेवल था। आप खुद चेक कर सकते हो, मैंने लाइन भी खींची हुई है 200 के लेवल से। यहाँ 200 के लेवल पे लाइन खींची हुई है मैंने। कितनी बार बाउंस किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, मतलब मल्टीपल टाइम्स इसने यहाँ पे से बाउंस किया 200 के लेवल से, यानी कि 200 इज ए लोअर लेवल। मार्केट ऊपर से आता है इसका और नीचे गिरता है, सपोर्ट यहीं लेता है, तो 200 इज ए गुड लेवल। बट क्या हमें 200 के आसपास बाय करना चाहिए? यहाँ चेक करते हैं क्या हुआ है 200 के आसपास। देखिए वॉल्यूम 1 2 3 लगातार 3 दिन वॉल्यूम आया, मार्केट में रेड कलर की कैंडल बनी, बेरिश कैंडल बनी। रेड कलर की कलर से मत मैच करना उसको, उसको कलर से मैच मत करना कैंडल को। बेरिश कैंडल ये वाली भी होती है जो 16 जुलाई को बनी है, ठीक है। तो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ, जब भी अब ये देखो इस स्टॉक में क्या चल रहा है, इस स्टॉक में क्या चल रहा है, किसी ने यहाँ से इन्वेस्ट किया 200 रुपये से और 215 के ऊपर अब वॉल्यूम के साथ ही गिर रहा है, ये वॉल्यूम के साथ ही ये गिर रहा है, ठीक है। तो अब अगर गिरेगा, अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे इसने निकाला, यहाँ पे इसने एंट्री किया 200 पॉइंट, तो इसका एवरेज पॉइंट क्या है, एवरेज 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 क्या है इसका, कुछ पता है किसी को? 200 मतलब 15 पॉइंट के अंदर अंदर इसका क्या एवरेज सेलिंग प्राइस निकलेगा, कुछ आइडिया? 207, 207, बिल्कुल ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम अच्छे हैं, वॉल्यूम यहाँ पे अच्छे हैं, अब ये स्टॉक 207 के नीचे गया तो इसके अंदर एंट्री बिल्कुल नहीं बनती, और अगर ये 207 के ऊपर से रिवर्स कर गया तो ये स्टॉक ऊपर जाएगा, अच्छा खासा ऊपर जाएगा 220 और 227 तक, 207 तक, 27 तक सॉरी। लेकिन देखो मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि वॉल्यूम्स तो दिख रहे हैं हमको, ठीक है। दूसरी चीज, ये स्टॉक जो है वो अभी एफएमसीजी स्टॉक है, ये एफएमसीजी सेक्टर का स्टॉक है। अब हम पहले एफएमसीजी का देख लेते हैं कि एफएमसीजी किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी एफएमसीजी, ठीक है, ये रहा निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अब देखो एफएमसीजी सेक्टर जो है ना, वो पिछले 22 जून 22 जून से ये कुछ भी नहीं कर रहा, मतलब ये किसी भी ट्रेंड में नहीं है, इट इज रेंज बाउंड टोटली। आप समझ रहे हो? तो अगर इस सेक्टर के अंदर ही हमारा कोई ट्रेंड नहीं है, हाउ कैन वी मतलब एक्सपेक्ट ए स्टॉक कि भाई वो अच्छी रैली देगा? मुझे तो लगता नहीं है। देखो मैंने पहले देखो मैंने सेक्टर की भी एनालिसिस कर रखी है, ये देखो इंडेक्सिस के नाम से मैंने बना रखी है वॉच लिस्ट। यहाँ पे मुझे देखो निफ्टी बैंक बिल्कुल एक रेंज में फंसा हुआ है, दिख रहा है? ये देखो ऑटो की तो बुरी लंका लगी हुई है, ऑटो सेक्टर परफॉर्म ही नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? देखो आप, ऑटो सेक्टर बुरी तरीके से नीचे की तरफ ही जा रहा है। और कब से जा रहा है? ये जा रहा है 6 जुलाई से, दिख रहा है आपको? 6 जुलाई से जा रहा है। अब मुझे कोई ये बताएगा कि कहाँ पे जाके रुक सकता है? ये रुक सकता है आपका 9450 के आसपास, 9500 के आसपास, ठीक है। तो 10,000 के आसपास आ चुका है, थोड़ा बहुत और गिरेगा, 9800 के आसपास इसका सपोर्ट है। तो अब सब फोकस रखना होगा हमको क्या, कि ये ऑटो सेक्टर जो होंगे, ऑटो सेक्टर के जो स्टॉक, अब देखो ऑटो सेक्टर, मेरी एक बात समझना ध्यान से,
अब क्योंकि आपको ये पता है कि ये स्टॉक अभी जो सेक्टर है, ये सेक्टर अभी और गिरेगा और गिर सकता है, क्योंकि ये नेगेटिव ही तो है, समझ रहे हो आप? ये स्टॉक सेक्टर जो है नेगेटिव ही है। तो भाई क्या अच्छी बात होगी कि हम ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करें या स्विंग ट्रेडिंग करें? ये बताओ जरा। नहीं होगी ना, अभी बताता हूँ कुलविंदर जी, नहीं होगी ना। इसलिए मैंने कहा था सबसे पहले, मेरे तो 3 इंपॉर्टेंट रूल थे जो मैंने आपको शुरू में बता दिए थे कि भाई मुझे ये पता होना चाहिए कौन सा सेक्टर अच्छा कर रहा है। यही नहीं पता मुझे कौन सा सेक्टर अच्छा कर रहा है, तो भैया कैसे मैं किसी उस कैसे मैं किसी भी स्टॉक को मैं चुन लूंगा? नहीं चुनूंगा ना। अब अब देखो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ऑटो सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है पिछले 1 महीने से। हम किसी भी स्टॉक का नाम ले लेते हैं, EICHER, आइसर मोटर, क्योंकि ये स्टॉक ऑटो सेक्टर का ही है, ठीक है। अब देखो कोई 9 जुलाई से ये भी गिर ही रहा है, क्योंकि 7 जुलाई से तो इंडेक्सेस गिर रहा है ऑटो सेक्टर का, और ये 9 जुलाई से गिरना शुरू हो गया। क्यों बढ़ेगा भाई? नहीं बढ़ेगा ना, नहीं बढ़ेगा ना। आगे बढ़ते हैं, एक स्टॉक और देखते हैं। एस्कॉर्ट, देखो क्या बढ़ रहा है क्या ये स्टॉक? नहीं बढ़ रहा ना। 1 जुलाई से गिर ही रहा है, तो क्यों भाई उड़ते तीर क्यों लें हम? और देखते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा। अरे ठीक है, भूल गया। महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये रहा। ये देखो गिर ही रहा है ना, ये देखो गिर रहा है ना ये। आप समझ रहे हो? क्या हमें ऐसे स्टॉक्स के अंदर फोकस करना चाहिए ऑटो सेक्टर के अंदर? आइसर ट्रैक्टर, ये भी स्टॉक है क्या? कहाँ है आइसर ट्रैक्टर? आइसर मोटर्स ही तो है। देखा तो सही, मोटर देखा तो सही। अब रुक जाओ भाई, मैं यहाँ पे कुछ लर्निंग दे रहा हूँ आपको। पहले लर्निंग को कोरिलेट करो सब लोग। मैं यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मेरा ऑटो सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है, आई नो डैट थिंग, कि भाई मेरा ऑटो सेक्टर जो है नीचे गिर रहा है, तो मैं किसी भी ऑटो सेक्टर के अंदर पंगा नहीं लूंगा। आपको प्रूफ दिखा दिया मैंने। और देखना है प्रूफ तो और देख लो। देखो, ये देखना अभी, प्रूफ देखना अभी। हो, हो, हर एक तरीका होता है, हर चीज़ का तरीका होता है। तरीका नहीं का आप करोगे ना फॉलो, तो फिर एक ना एक दिन मारे जाओगे। ऐसा नहीं कि सुबह उठे और भगवान ने कह दिया सपने में आके कि भैया लगा दे टाटा मोटर पे, लगा दे भाई तू क्या कहते हैं उस पे। ऐसे नहीं होता है। अब देखो निफ्टी ऑटो, निफ्टी ऑटो को हम सिलेक्ट करेंगे, इसके अंदर जितने भी स्टॉक्स हैं, ये देखो। कहाँ गया? यही तो है, हाँ। अब ये देखो, इसमें इसमें आता नहीं है अब मेरे ख्याल से। चलो इसके अंदर आता नहीं है, सॉरी, इसको नेगलेक्ट कर दो। ठीक है,
तो मैं क्या समझाना चाहता हूँ, आपको पता होना चाहिए कि मेरा निफ्टी ऑटो जो है कब तक गिरेगा। तो मुझे यहाँ पता है कि मेरा अब निफ्टी ऑटो जो है ना, ऑटो सेक्टर जो है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 97 या 9800 तक 800 तक ही गिरेगा। वहां पे जब आएगा तो मेरे काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे होंगे ऑटो सेक्टर के जो अपने सपोर्ट के आसपास होना आ जाएंगे, मतलब वहां पे मैं फोकस करूंगा कि हाँ भाई अब ऑटो सेक्टर के अंदर अपने को फोकस करना चाहिए। आप समझ रहे हो? तो वी शुड हैव द वेट टिल द टाइम द करेक्शन इज नॉट ओवर, टिल द टाइम उल्टा बोल रहे हो बलबीर जी, उल्टा। अगर सेक्टर गिरेगा तो स्टॉक्स गिरेंगे ही, ठीक है। टिल द टाइम द करेक्शन इज नॉट ओवर वी शुड हैव वेट, वी शुड हैव वेट, ठीक है। तो मैं आपको ये बोल दिया, समझा भी दिया। अब दूसरा, अब देखो एक सेक्टर बताता हूँ जिसके अंदर अच्छा पैसा आ रहा है, खुद बताना खुद। ये तो रेंज बाउंड है, छोड़ दो इसे। ऑटो सेक्टर गिर रहा है, कम्युनिटी सेक्टर रेंज बाउंड है। एनर्जी सेक्टर देखो, एनर्जी सेक्टर गिर रहा है ना, गिर रहा है ना, एनर्जी सेक्टर गिर रहा है ना। अब मुझे ये बताओ, एनर्जी सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं क्या उसमें अच्छा होगा? देख लेते हैं कुछ सिलेक्ट करके, एनर्जी सेक्टर के कुछ स्टॉक्स लेके देखते हैं क्या अच्छा हो रहा है उसमें। जब तक हमको यही नहीं पता होगा कौन सा सेक्टर चमकने वाला है, ये रहा एनर्जी सेक्टर। देखो आप, ये कुछ कितने स्टॉक्स हैं एनर्जी सेक्टर के अंदर? 10 स्टॉक है। ओएनजीसी चेक करते हैं, चलो। मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी जो मैं आपको जो सिखाना चाहता हूँ वो सीखो। आपको खुद समझ में आ जाएगा मेरे को कहाँ पैसा लगाना है। ओएनजीसी क्या अच्छा कर रहा है? ये नहीं कर रहा, 128 से 110 पे आ गया। कितना गिरा है? अच्छा गिरा है। रिलायंस अच्छा कर रहा है, ये भी एनर्जी एनर्जी सेक्टर का ही बात है। नहीं नहीं कर रहा, देखो कहाँ से कहाँ आ गया। समझ रहे हो? एनटीपीसी, बीपीसीएल, आईओसी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, बीपीसीएल, ये लो कितना बुरी तरीके से गिर रहे हैं। आईओसी, आप कोरिलेट कर पा रहे हो जो मैं सबको समझा रहा हूँ, या किसी को मेरी बात समझ में ही नहीं आ रही है? ये देखो कितना बुरी तरीके से। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये लो, देखने की जरूरत ही नहीं है, बुरा हाल पड़ा है सबका, ठीक है। एनटीपीसी, पावर ग्रिड, हो सकता है एक आधा स्टॉक अच्छा चल रहा हो, मैं लेकिन मैक्सिमम एनटीपीसी, क्योंकि सारे स्टॉक्स तो नहीं गिराएंगे ना। ये देखो ये सही चल रहा है, मतलब उतना नहीं गिरा, लेकिन ये बढ़ा भी नहीं है पिछले एक महीने में। जहाँ खड़ा था वहीं का वहीं खड़ा है। एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ये देखो ये भी गिरा ही है, पिछले एक महीने में गिरा है ये। तो ये क्यों गिर रहा है, मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि ये क्यों गिर रहे हैं स्टॉक? वो इसलिए गिर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बड़ा प्लेयर इंटरेस्टेड ही नहीं है। करेक्शन हो रहा है, सेक्टर वाइज करेक्शन हो रहा है। आप समझ रहे हो मैं क्या समझना चाहता हूँ? जिस भी सेक्टर के अंदर करेक्शन हो रहा हो, प्लीज उसके अंदर पंगा मत लो, ठीक है। उसके अंदर पंगा मत लो। आपको पहले टिप्स के ऊपर, मतलब अपने फिंगर टिप्स के ऊपर ये पता होना चाहिए, नहीं होती। आपको फिंगर टिप्स पे ये पता होना चाहिए कि कौन सा सेक्टर जो है बूम कर रहा है, कौन सा सेक्टर जो है अच्छा कर रहा है। अभी मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया। अब देखो,
कौन सा सेक्टर अच्छा कर रहा है हम देख लेते हैं। बैंक निफ्टी नहीं अच्छा कर रहा, ऑटो बुरा हाल है, सेक्टर का भी और स्टॉक्स का भी बुरा हाल है। कमोडिटी ठीक ठाक है। एनर्जी का बुरा हाल है, हमने सिलेक्ट कर देखा, अभी स्टॉक्स को भी देखा। फाइनेंस रेंज बाउंड है, एफएमसीजी रेंज बाउंड है, कुछ भी अच्छा नहीं कर रहा। इंफ्रा रेंज बाउंड है। आईटी देखो, आईटी ने यहां से बूम किया पिछले एक महीने में, ये देखो आईटी जबरदस्त चला है। यहां से भी अगर चेक करोगे 7 जून से, तो ये जब चल ही रहा है, भागे ही जा रहा है, भागे ही जा रहा है। आप आईटी स्टॉक, आईटी सेक्टर का कोई सा भी स्टॉक देख लेना, आईटी जबरदस्त परफॉर्म कर रहा होगा उस सेक्टर का स्टॉक जो है। और अगर आप आईटी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टेड रहोगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। मतलब सेक्टर के हिसाब से स्टॉक्स के अंदर सिलेक्ट करके रहोगे। देखो मीडिया सेक्टर का बुरा हाल है, मेटल्स रेंज बाउंड है, एमएनसी परफॉर्म कर रहा है, गिरते पड़ते चल रहा है लेकिन चल रहा है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ ही है, एक पूरी सीधी लाइन ऊपर की तरफ ही है इस सेक्टर की। ये देखो फार्मा का बुरा हाल हो गया आज, क्योंकि आज डॉक्टर फार्मा की लग गई ना, डॉक्टर रेड्डी की, इसलिए आज फार्मा का बुरा हाल हो गया, नहीं तो फार्मा बड़ा अच्छा चल रहा था। म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। रियलिटी सेक्टर देख लो, रियलिटी सेक्टर इज गुड। डीएलएफ 240 का 340 हो गया, इसी वजह से हुआ क्योंकि रियलिटी सेक्टर काफी अच्छा है, अभी भी चल रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सर्विसेज, प्राइवेट बैंक सब बुरा हाल है, निफ्टी का तो बुरा हाल है ही। बैंक निफ्टी, अब देखो सारे सेक्टर मैंने दिखा दिया आपको। अब आपको दिख गया कौन से ऐसे सेक्टर हैं, मुझे बताओ जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब बोर हो गए क्या? रियलिटी एंड आईटी। भाई देखो जो बोर हो गया है क्लास से आउट हो सकता है, मैं आपको अपने हिसाब से सिखाऊंगा। अब देखो ये बोर नहीं हुए हैं तो इसलिए कंक्लूजन भी लिख के दे रहे हैं। कंक्लूजन इन्होंने लिख के दिया है कि वी शुड फर्स्ट एनालाइज द सेक्टर बिफोर द स्टॉक सिलेक्शन इन इक्विटी। एग्जैक्टली यही तो मैं सिखाना चाहता था पिछले आधे घंटे में, बिल्कुल सीख गए। नहीं, सेक्टर के अंदर वॉल्यूम एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है आपको, आपको केवल सेक्टर पकड़ना है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है कि कैसे पता लगेगा कि करेक्शन ओवर हो गया है या नहीं हुआ, बताता हूँ अभी। अरे सेक्टर्स कौन चला रहा है, ये बड़ा प्लेयर ही तो चला रहा है पैसा, एक सेक्टर से निकालता है पैसा दूसरे में डाल देता है, यही तो खेल है उनका। अरे नहीं जरूरत है ऑप्शन 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 चेन की एनालिसिस करने की, कुछ भी जरूरत नहीं है। बता रहा हूँ कैसे एंट्री लेनी है आपको, पहले बेसिक तो समझ लो। मैं अभी बेसिक पे पढ़ा हूँ, आप पहुंच गए पीएचडी के ऊपर। मैं बोल रहा हूँ एबीसीडी सीख लो, आप कह रहे हो कि जेड के बाद क्या आता है। सब बताऊंगा मैं आपको, मैंने आपका ठेका लिया हुआ है भाई, सब बताऊंगा। अब यहाँ पे हमको ये समझ में आ चुकी है एक इम्पॉर्टेंट बात कि हमको पहले सेक्टर के ऊपर फोकस करना है, उसके बाद हम उस सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर घुस जाएंगे। अब पॉइंट ये आता है कि हमने जो अगर फोकस कर लिया, हम अब पॉइंट ये आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि हमको कैसे पता लगेगा कि कौन सा सेक्टर जो है वो अच्छा
परफॉर्म करेगा या फिर करने वाला है, किस सेक्टर के अंदर हमको एंट्री बनानी चाहिए। इसके लिए मैं मूविंग एवरेजेस यूज करता हूं। देखो, आप डाटा भी मेंटेन कर सकते हो, लेकिन मैं डाटा मेंटेन नहीं करता हूं, मेरे पास बहुत काम है। ठीक है, अब आप बोलोगे आप तो क्या कहते हैं वो सिखा रहे हो इंडिकेटर, तो मैं यहाँ पे इंडिकेटर केवल और केवल सेक्टर सिलेक्शन के लिए सिखा रहा हूँ, आपको ट्रेडिंग करना नहीं सिखा रहा हूँ। इंडिकेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेडिंग करना इज डिफरेंट पॉइंट, सिलेक्शन करना इज डिफरेंट पॉइंट। वो भी हम जो सिलेक्शन कर रहे हैं वो कर रहे हैं वन डे के चार्ट के ऊपर, एंड आई एम नॉट रिकमेंडिंग कि भाई कोई भी इंसान इसको ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखे। ठीक है, बड़ा सिंपल रूल है, बड़ा सिंपल रूल है। हमको पहले सेक्टर सिलेक्ट करना है, पहले हमको सेक्टर सिलेक्ट करना है। कैसे सिलेक्ट होगा, कैसे पता लगेगा कि कौन सा सेक्टर परफॉर्म करने वाला है। सिंपल रूल है दोस्तों, मैंने यहाँ पे 9 दिन का ईएमए लगाया है। ईएमए मतलब मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। फिर एक को लगाया है 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जस्ट टू नो कि कहाँ पे बाइंग प्रेशर आ रहा है। ओनली दिस इज माई पर्पस, टू पॉइंट मतलब टू प्लॉट द मूविंग एवरेजेस हेयर। आई एम नॉट एनकरेजिंग एनीबडी कि भाई कोई बंदा इसको अपने ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर लेकर आए, बिकॉज मूविंग एवरेजेस वगैरह जो हैं वो सेक्टर एनालिसिस के अंदर ही केवल काम करेंगी, बाकी ट्रेडिंग पर्पज से वो फेल हो जाती हैं, आप सभी लोग जानते हो। इसलिए मैं इसको यूज़ भी नहीं करता हूँ, ट्रेडिंग पर्पज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको यूज़ भी नहीं करता हूँ। मैं अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम आएगी उसका जिम्मेदार फिर आप ही होंगे अगर आपने इसको ट्रेडिंग पर्पज से यूज़ किया तो। चलो आगे बढ़, अब मूविंग एवरेज का क्या है सिनारियो, वो हम सीख लेते हैं पहले। जिसको नहीं पता वो भी सीख लो, और जिसको पता है वो शांत रहो। ठीक है, ये बच्चों वाली क्लास है, मूविंग एवरेज को सिखाना। अरे सेक्टर में ट्रेडिंग नहीं होती, सेक्टर के स्टॉक्स में ट्रेडिंग होती है भाई। ऑटो सेक्टर के अंदर ट्रेडिंग नहीं होगी, ऑटो सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उसमें ट्रेडिंग होगी। स्टॉक्स बढ़ेंगे तो स्टॉक्स की कंट्रीब्यूशन सेक्टर में होगी। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो बिना वजह के। देखो, जब कभी भी कैंडल्स जो हैं वो नीचे हों, 9 दिन के मूविंग एवरेज के, 9 डेज के मूविंग एवरेज के स्टॉक्स, सॉरी 9 डेज के मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आपकी कैंडल्स चल रही हों, इट मीन्स द रनिंग ट्रेंड इज बेयरिश। यहाँ पे भी चेक कर लो, ब्लू कलर लाइन इज 9 days exponential moving average line, and all the candles are below to the 9 days exponential moving average. This is the bearish trend. Now कब ये bearish trend खत्म होगा, कब हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वी हैव टू आइडेंटिफाई दिस। कैसे, अब यहाँ पे देखो, जब ये bearish trend था, so what happens when the buying generates, price comes up, price comes up, नीचे से प्राइस ऊपर की तरफ आता है और कैंडल जो है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को कट करके ऊपर चली जाती है। एंड वहन एंड उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 9 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही रहता है प्राइस, एंड दैट ट्रेंड इज बुलिश ट्रेंड। अगेन बेरिश होना होगा ट्रेंड को, तो ऊपर से कट करके कैंडल नीचे की तरफ आएगी जैसे यहाँ पे आई, और फिर बेरिश ट्रेंड चालू हो गया। बुलिश होना होगा, फिर नीचे से कट करके एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ जाएगी, और फिर 9 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेंड चालू हो जाएगा, बुलिश ट्रेंड।
जैसे कि यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे ये नीचे चल रहा था ट्रेंड, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल 9 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बननी शुरू हो गई कैंडल्स, और वो ट्रेंड बुलिश हो गया। यहाँ पर भी ये थोड़ा बेरिश हो गया था ट्रेंड, लेकिन यहाँ पे फिर दोबारा से बुलिश हो गया ट्रेंड, क्योंकि नीचे से ऊपर कट करके कैंडल ऊपर आ गई, 9 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर आ गई और ट्रेंड बुलिश हो गया। अभी आप समझ रहे हो, आपको कैसे पता लगेगा कौन से सेक्टर में एंट्री बनानी है? किसी को पता लगा मेरी बात समझ में आई? तो यू हैव टू डू दिस प्रोसेस ऑन डेली बेसिस। कौन सा सेक्टर चलेगा, कौन से सेक्टर में बाइंग आ रही है, कौन से सेक्टर में बेरिशनेस चल रही है, यू शुड नो। हाँ, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही तो है वो, एवरेज ही है भाई, 9 डेज की एवरेज है। पता लग गया कि सेक्टर का सिलेक्शन कैसे होगा। अब इसके हिसाब से अब अपने को देखना है कौन सा नेक्स्ट परफॉर्मिंग हो सकता है। ये देखो, ये 9 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, छोड़ दो। ऑटो का तो बुरा हाल है, छोड़ दो। कमोडिटी ठीक ठाक चल रहा है, मतलब 9 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है अभी तक। एनर्जी का बुरा हाल है, फाइनेंस ठीक नहीं है, एफएमसीजी आप देख लो खुद ही, इंफ्रा मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। ये देखो आप, आईटी क्या मस्त आईटी चल रहा है, यहाँ से चल रहा है देखो आईटी 2500 से कहाँ पहुँच गया, 3000 पे, 25,000 से चल रहा है, चलता ही रहा है, चलता ही रहा है, चलता ही रहा है, और देखो कहाँ पहुँच गया। मीडिया बुरा हाल है, चेक कर लो। मेटल्स देखो कितना जबरदस्त चल रहा है, चल रहा है ना। ये भी चल रहा है, एमएनसी भी चल रहा है, गिरता पड़ता लेकिन चल रहा है, देखो कहाँ से चलना शुरू हुआ है, अभी तक चल ही रहा है, चल ही रहा है अभी तक। आप समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब? कौन से सेक्टर में अभी ये देखो, रियलिटी देखो यहाँ से चलना शुरू हुआ है, 308, 308 से कहाँ पहुँच गया, 400 पे। अरे बाप रे, इतना लंबा रनिंग एक सेक्टर की। अब बताओ पैसा कैसे नहीं बनेगा अगर आप सही देर आर 15 सेक्टर्स टोटली, टोटली 15 सेक्टर्स हैं। इसी में पैसा घुमाते रहते हैं वो लोग। ठीक है, अब जब आपको सेक्टर पता लग जाएगा, जब आपको सेक्टर पता लग जाएगा तो मेरे भाई आपको उस सेक्टर के स्टॉक्स के ऊपर फोकस करना है, और फिर सिंपल होगा आपके लिए उस सेक्टर के स्टॉक के अंदर एंट्री बनाना। अभी हमारे हिसाब अगर पोर्टफोलियो में स्टॉक्स होने चाहिए थे, वो मेटल्स के होने चाहिए थे, रियल्टी के होने चाहिए थे, और आईटी के होने चाहिए थे। हमारा पर पोर्टफोलियो गजब का होता। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ बिल्कुल। अब वैन टू एग्जिट, जैसे ही एंट्री ली थी वैसे ही एग्जिट कर दो।
जब पता लग जाए आपको कि कोई सेक्टर का प्राइस ऊपर से कट करके नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है, तो वहां से उस सेक्टर के सभी स्टॉक से एग्जिट कर दो, खत्म। सिंपल हो गया ना। अब ये सिलेक्शन करना है तो ही, सिलेक्शन के लिए करना है मूविंग एवरेज केवल यूज, ट्रेडिंग के लिए मत करना प्लीज। ट्रेडिंग के लिए मर जाओगे आप, फिर आप रोते आओगे, अरे सर ये क्या हो रहा है हमारे साथ, तो हमारे तो ट्रेड ही ठीक नहीं जा रहे हैं। सिलेक्शन के लिए ही करते हैं केवल और केवल सही तरीके से यूज। हम मैं भी करता हूँ मूविंग एवरेज इसको यूज, टाइम बचाता है अपना, लेकिन केवल और केवल सिलेक्शन के लिए। उस सिलेक्शन करे हुए स्टॉक को फिर मैं एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद जाके मैं उसके अंदर पोजीशन बनाता हूँ। ऐसे नहीं कि सुबह सुबह आंख खुली और बस हो गया काम, ऐसे नहीं होता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने जैसे कि कुछ स्टॉक्स की लिस्ट बना रखी है, 400 स्टॉक्स हैं वो, ये रहे। ठीक है। अब वॉल्यूम, अब आप खुद चेक करना, जैसे कि उन्होंने बोला मूविंग एवरेज क्या हम स्टॉक्स के ऊपर यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन ओनली फॉर सिलेक्शन। अब देखो, लिख लेना भाई। कौन सा स्टॉक अच्छा होगा, मुझे अभी तक कुछ भी अच्छा नहीं दिखा। ये देखो, ये देखो क्या परफॉर्म किया है, वो भी वॉल्यूम के साथ चल कर रहा है परफॉर्म भाई। अबाउट इंडिया पर परफॉर्म कर रहा है वॉल्यूम के साथ। यहीं से देखो वॉल्यूम आना शुरू हो गया, यहां से देखो क्या जबरदस्त वॉल्यूम चल रहा है, और देखो कैसे भाग रहा है, दिख रहा है। ऐसे कहते हैं पोर्टफोलियो में ऐड करना। अभी देखो कुछ भी नहीं है। ये देखो एसीसी, बाप रे, यहाँ पे इसकी एंट्री बनी, यहीं से वॉल्यूम आना शुरू हुआ, नीचे चेक कर लो, यहीं पे इसकी एंट्री बनी कैंडल के हिसाब से, यहीं पे आना वॉल्यूम शुरू हुआ, उसके बाद देखो वॉल्यूम के साथ ही खींच दिया, कितना सही खींचा। तो कहाँ पहुंच गया एसीसी, है कि नहीं भाई। अब देखो अदानी ग्रीन का क्या बुरा हाल है। अदानी तो खैर है ही बेकार। अभी तो फिलहाल अदानी ग्रुप में कोई अच्छी खासी मतलब है ही नहीं हिसाब किताब अभी कुछ, और सब फंस गए अदानी ग्रुप में। अब ये देखो बुरा हाल है, वॉल्यूम के साथ गिरा रहा है, यानी कि आपको दिख रहा है कि इस सेक्टर से पैसा निकल रहा है। ये देखो कितने वॉल्यूम के साथ नीचे गिर रहा है मार्केट, और प्राइस भी 9 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ही है। तो क्यों इसमें हम पंगा लें भाई, तो उसमें लेना है ना पंगा। अब देखो अजंता फार्मा, गजब, खुद दिख जाएगा आपको। ये देखो, इसे कहते हैं स्टॉक, वॉल्यूम आया और गजब तरीके से ऊपर बढ़ा। अब आप कहोगे ये तो बढ़ चुके हैं, अब मुझे आप ऐसे स्टॉक सिलेक्ट करके बताओ जो आगे चलने वाले हैं, कैसे करें, यही तो कहोगे आप, हम कैसे सीखें। रेड वॉल्यूम ग्रीन वॉल्यूम कुछ नहीं होता है, कैंडल के मतलब मार्केट के सपोर्ट के आसपास। बता तो दिया, एंट्री के लिए जिस तरीके से आप देख रहे हो 9 दिन के मूविंग एवरेज को, उसी तरीके से 9 दिन के मूविंग एवरेज को ही आप एग्जिट के हिसाब से देखो। मैं दिखाता हूँ आपको कौन सा स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है, मैं दिखाता हूँ। सबकी रैली निकल चुकी है। ये क्या था भाई, अच्छा आज फार्मा में बहुत बुरा हाल हुआ भाई। कोई स्टॉक दिखेगा तो बताऊंगा, अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा। ये देखो, ये अच्छा है स्टॉक, लेकिन वॉल्यूम नहीं है, दिक्कत ही है, वॉल्यूम होना चाहिए।
एयू बैंक में वॉल्यूम है भाई, एयू बैंक में वॉल्यूम है, याद रखना, ये ऊपर बढ़ेगा, लिख लो एयू बैंक। औरो फार्मा बुरा हाल हुआ आज तो, फार्मा में बैंक भी गिरा। एक स्टॉक सिलेक्ट हो गया है, एयू बैंक, ये 13-14 हज़ार पहुंच गया बजाज फाइनेंस, बाप रे बाप। आपको एक हफ्ते में अगर 400 स्टॉक में से 10 स्टॉक मिल जाएं तो कैसा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा ना। वही तो मैं चाहता हूं यहाँ पे हो। बंधन बैंक नहीं, अभी केवल एयू बैंक मिला है। यहाँ पर देखो, इस वाले स्टॉक में देखो, बीबीटीसी, बॉम्बे बुरमाह, कौन सा है पता नहीं। इसमें देखो आज वॉल्यूम आया है, प्लस इसने 9 दिन की मूविंग एवरेज को भी नीचे से कट करके ऊपर गया है, यानी कि अब यहाँ पे दोनों कंडीशन मीट होती हैं, बीबीटीसी और, लिख लो दोनों स्टॉक, एयू बैंक। आगे बढ़ते हैं, एंट्री कैसे बनेगी बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो, BEML, ये देखो वॉल्यूम्स, छोटे वॉल्यूम्स है, बड़े नहीं है, लेकिन हाँ वॉल्यूम तो हैं। तीसरा स्टॉक है BEML, लिख लो ये। कोई स्टॉक ऐसा नहीं दिख रहा, सब जगह बुरा हाल है। ये देखो ब्रिटानिया में आ रहा है कुछ, ब्रिटानिया में आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है, लिख लो इस बात को। कैसे, यहाँ देखो, ग्रीन कलर की कैंडल से किसने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, किस लेवल के ऊपर, 3433 के ऊपर, लिख लो इस स्टॉक को अब। ये स्टॉक चमकने वाला है, ब्रिटानिया, लिख लो। 4 स्टॉक हो गए, ब्रिटानिया चमकने वाला है भाई, लिख लो। सब बुरा हाल है। अब ये देखो कैनरा बैंक के अंदर देखो वॉल्यूम, किस तरीके से वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहा है मार्केट, दिख रहा है किस तरीके से। कैनरा बैंक मैं कह रहा हूँ जाएगा ऊपर, 160 का 160 तक के, मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है, एंट्री बन रही है इसके अंदर। अब इस वक्त ही इसके अंदर एंट्री बनने का बात बनता, आज देखो मार्केट मार्केट कितना गिरा है, लेकिन फिर भी देखो ये तकरीबन तकरीबन 1.47% ऊपर गया है। अब इसके अंदर एंट्री नहीं बनती तो कहाँ बनेगी, कैनरा बैंक। 5 स्टॉक हो गए, अब बताओ मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे स्टॉक। दुनिया कहती है अपॉर्चुनिटी नहीं है, अरे मेरे भाई क्यों नहीं है अपॉर्चुनिटी, ढूंढोगे तभी तो, नॉलेज होगी तभी तो। आपको 40 में से 10 ही स्टॉक तो चुनने हैं एक वीक के लिए, 1 वीक के लिए। स्टॉक के अंदर एंट्री बनने की कोशिश हो रही है, वो स्टॉक बता रहा हूं मैं आपको। ये देखो स्टॉक, थोड़ा अवॉइड कर लो। ये देखो कोफोर्ज, आईटी का स्टॉक है, ये देखो आईटी का स्टॉक किस तरीके से भागा है। अगर आईटी का स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होगा तो ये देखो
किस तरीके से भागा, भागा ही गया, भागा ही गया। किसी किसी भी मार्केट का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, चाहे मार्केट बेरिश हो चाहे बुलिश हो, क्योंकि यहाँ पर आईटी के अंदर बड़े प्लेयर इन्वेस्ट कर रखे हैं माल अपना। अभी आपको दिखाया भी था, आईटी सेक्टर में बड़ा प्लेयर वहां पे एक्टिव है। अब बड़ा प्लेयर एक्टिव है तो यहाँ पे क्यों गिरेगा स्टॉक? मार्केट तो बियरिश है, लेकिन ये थोड़ी ना है बियरिश। बियरिश हो या फिर रेंज माउंट हो मार्केट, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि जहां पे बड़ा प्लेयर इन्वेस्टेड है वहां पे उस अपने स्टॉक को थोड़ा ना गिरने देगा वो। आपको मोरल ऑफ द स्टोरी समझ में आ गई कि नहीं आई? आपको सेक्टर वाइज इनका डाटा कैसे देखें, डाटा क्यों क्यों देखें, डाटा डाटा क्यों देखें? रूल्स जो हैं वो समझो ना। आपको वॉल्यूम पे फोकस करना है, और जब उसके अंदर एंट्री पॉइंट आपको मिल रहा हो तब उसके ऊपर फोकस करना है, बस। अपने आप सब कुछ ठीक है, ठीक रहेगा। क्योंकि देखो, वॉल्यूम तभी क्रिएट होगा स्टॉक के अंदर जब कोई बड़ा प्लेयर उसमें इन्वेस्ट कर रहा होगा। दिस इज वाई द वॉल्यूम इज मच इंपॉर्टेंट। अरे सर, यही तो बताया मैंने कि कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं बड़े प्लेयर। पिछली 1 घंटे की क्लास में यही तो बताया। आपको सेक्टर सेक्टर सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको स्टॉक्स देखने होंगे। अब जैसे मैंने आपको 4 से 5 स्टॉक बताए, उसके अंदर वॉल्यूम आना शुरू हो गया है और वो स्टॉक्स नीचे के लेवल से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी और दिखाता हूं आपको। सबका बुरा हाल हो गया। एक दिन करेक्ट हो जाए मार्केट, सब स्टॉक उल्टी चाल चल देते हैं। ये देखो, 3% ऊपर है, 3% ऊपर है ये स्टॉक। क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ पे इसकी एंट्री बनी थी इस लेवल पे, 180 के ऊपर इसकी एंट्री बनी थी, क्योंकि यहाँ पे इसका वॉल्यूम आना शुरू हुआ था। और 180 से लेके आज कहाँ पे खड़ा है? 226 के ऊपर। आज भी इसके अंदर वॉल्यूम है। अब बताओ, लोअर हमारी दोनों कंडीशन मीट हुई ना हुई? लोअर लेवल्स पे स्टॉक मिला हमको 180 के आसपास, कहाँ जाके खड़ा हुआ वो स्टॉक? 226 पे खड़ा है आज। कंडीशन क्या थी? लोअर लेवल से मिलना चाहिए, दूसरी चीज वॉल्यूम होनी चाहिए। वॉल्यूम देखो कितने खतरनाक है इसमें। ऐसे स्टॉक्स होने चाहिए भाई। देखो, डॉक्टर रेड्डी का बुरा हाल हो गया, 10%। फार्मा में जो फंसा होगा ना, आज मर गया होगा। अब ये देखो, इस स्टॉक के ऊपर फोकस करो आप धीरे धीरे, क्योंकि ऑटो सेक्टर का बॉटम आउट होने वाला है अब अगले 10 से 15 दिन में। क्योंकि 15 ऑफ अगस्त के बाद मानसून सीजन जब चालू खत्म हो जाएगा तो दिवाली की प्रिपरेशन होनी शुरू हो जाएंगी। वो एक अलग बात है, लेकिन अब ये बॉटम आउट होने वाले हैं ये कुछ स्टॉक्स ऑटो सेक्टर के, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो, अब वॉल्यूम आना शुरू हुआ है। अगर ये स्टॉक अगले 2 से 3 दिन भी वॉल्यूम आता है कंसिस्टेंटली, और ये स्टॉक अगर 20 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाता है तो बहुत बढ़िया स्टॉक रहेगा। फोकस में होना चाहिए। लोअर लेवल्स पे कौन से स्टॉक हैं, प्लस उसमें वॉल्यूम आना शुरू हो रहा है या नहीं हो रहा, दिस इज द मस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैंने देखा है एंट्री के लिए।
जुबिलेंट फूड चेक कर लेता हूँ आपको। अगर आप ये प्रैक्टिस अगर डेली बेसिस के ऊपर करोगे ना, आपको 2 से 3 स्टॉक डेली बेसिस के ऊपर मिल जाएंगे अगले 2 से 3 दिन, 2 से 3 दिन कह रहा हूँ सॉरी, अगले 2 से 3 हफ्ते के लिए। क्योंकि जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, वो तो इंट्राडे नहीं करते। ये देखो जुबिलेंट फूड, कौन कमबख्त कह रहा है कि मार्केट बियरिश है? अच्छे स्टॉक्स के ऊपर फोकस होगा वॉल्यूम के साथ तो बढ़ेगा ना। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, एंट्री एग्जिट सब मिल जाएगा आपको, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम लोअर लेवल्स पे कौन से सेक्टर में, सॉरी, कौन से स्टॉक्स में आ रहा है, और जिस स्टॉक्स में वॉल्यूम आ रहा है क्या वो सेक्टर अपने लोअर लेवल्स पे है। हायर लेवल्स पे अगर कोई सेक्टर चल रहा है या फिर हायर लेवल, अब मैं जुबिलेंट फूड के अंदर कोई मुझे भगवान भी कहेगा ना कि जाके इसमें इन्वेस्ट कर दे, बिल्कुल नहीं करूंगा मैं। मेरा रूल क्या है कि लोअर लेवल्स पे मेरा दो रूल फॉलो करता हूं मैं। एक तो लोअर लेवल्स पे स्टॉक्स मिले, स्टॉक जो मिले मुझे लोअर लेवल से मिले। दूसरी चीज, उसमें वॉल्यूम आना शुरू हो जाए, दैट्स इट। अगर ये दोनों रूल मैंने फॉलो कर लिए, और तीसरी चीज कि वो सेक्टर भी जो है ना अपने लोअर लेवल पे बैठा हो, तीन चीजें अगर मैंने फॉलो कर ली, मेरा पोर्टफोलियो कभी भी ग्रीन में, कभी भी रेड में नहीं जा सकता। ये तीन रूल लिख लो। समझ में आ गया? अरे पाइवेट फाइवेट सब छोड़ दो, ये सब सब छोड़ दो। तीन रूल जो बोल रहा हूं लिख लो, जिंदगी भर काम आएगा। पहला रूल, लोअर लेवल्स पे स्टॉक होने चाहिए। अगर कोई मुझे अब ये बोलेगा कि मेटल्स पे जाके, मेटल में जाके इन्वेस्ट करो, मैं नहीं करूंगा, चाहे मुझे खाली बैठना पड़े, कोई दिक्कत नहीं। पहला रूल, लोअर लेवल्स पे स्टॉक्स मिलने चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट रूल, कि लोअर लेवल्स पे स्टॉक मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इन्वेस्ट कर दूंगा। आई विल इन्वेस्ट ओनली व्हेन द वॉल्यूम्स विल स्टार्ट टू कम, जब उसमें वॉल्यूम आना शुरू हो जाएगा। पहला कंडीशन इज कि लोअर लेवल्स पे मिलना चाहिए स्टॉक्स। सेकंड कंडीशन इज कि उसमें लोअर लेवल्स के आसपास वॉल्यूम आने चाहिए। एंड माय थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज कि वो स्टॉक जिस सेक्टर के अंदर आता है, वो सेक्टर के अंदर भी, वो सेक्टर भी मतलब लोअर लेवल्स पे होना चाहिए। मतलब वो गिरा हुआ होना चाहिए, गिरा हुआ स्टॉक होना चाहिए, मतलब बहुत टूट चुका होना चाहिए। क्योंकि देखो बड़े प्लेयर उसी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं जो टूट चुका है। क्योंकि वही जो जो बहुत ज्यादा टूट चुका है वो कितना टूटेगा, कितना टूटेगा भाई वो। अभी हमारा फोकस ऑटो पे होना चाहिए, एनर्जी पे होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत टूट चुके हैं। हमें वेट एंड वॉच रखना चाहिए उसके ऊपर, क्या उसके उन सेक्टर्स के अंदर रैली आनी शुरू होगी, और जब आएगी तो बहुत अच्छी आएगी, ये भी फोकस करके रखना। और वो कैसे आएगी बता दिया है मैंने आपको। वॉल्यूम के ऊपर टारगेट डिसाइड नहीं होता है। मैंने आपको क्या बोला, एंट्री पॉइंट के लिए आपने 9 दिन का मूविंग एवरेज यूज किया। अब देखो यहां से आपने एंट्री की, 9 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल गया, इसलिए एग्जिट कहाँ करोगे जब ये 9 दिन की मूविंग एवरेज की कैंडल जो है कट करके 9 दिन के मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ जाए। तो आपने यहाँ से 2800 से लेके 3200 तक की रैली पूरी कैप्चर कर ली। आपको जब तक बने रहना है, बने रहना है, जब तक कि वो 9 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर पूरी की पूरी कैंडल बन रही है वन डे की। एंट्री भी पता लग गई, एग्जिट भी पता लग गई। क्लियर हो गया?
अब कोई मेरी मदद करेगा? जस्ट टू आइडेंटिफाई कि आपकी स्टॉक लिस्ट में, हाँ मैं दे दूंगा ना, मुझे रिमाइंड करा देना, अभी मैं दे दूंगा। वॉल्यूम लिस्ट मैंने दे दी है, मतलब भाई ने दे दी है, नियाज भाई ने, और स्टॉक की लिस्ट में दे दूंगा। अभी मैं कुछ स्टॉक्स और मतलब मैंने उसमें प्रॉपर टोटल पूरे मुझे मतलब ना, मैं उसमें से कल करूँगा, कल दूंगा, कल या परसों में दूंगा आपको, क्योंकि उसमें ना मैं कुछ स्टॉक्स ना थोड़े से एडजस्ट कर रहा हूँ अपने हिसाब से। आपको वॉल्यूम की मिल गई है ना, तो स्टॉक्स की भी मिल जाएगी, सारी स्टॉक लिस्ट मिल जाएंगी, लेकिन आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से बड़े प्लेयर को फॉलो करना होता है। 3 रूल लिख लिए कि नहीं मिले, लिखिए। 3 रूल्स लिखे कि नहीं लिखे, लिख लिए ना। कभी भी आपका पोर्टफोलियो जो है ना, तो कभी रेड नहीं होगा, लिख लो मेरी बात, हमेशा ग्रीन रहेगा, हमेशा। आपको ना तो सीएनबीसी आवाज़ को फॉलो करना है, और ना ही किसी और को फॉलो करना है, आपको अपने आप को फॉलो करना है। खुद देखो ना यार, आपका पैसा है तो खुद देखो ना। ठीक है, आई होप इक्विटी सेगमेंट मैंने कवर कर दिया है। इक्विटी सेगमेंट में इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डाटा देखोगे, ऑप्शन चेन देखोगे, फ्यूचर डाटा देखोगे, ये देखोगे, वो देखोगे, अरे कुछ नहीं देखोगे, कुछ भी नहीं देखोगे। आप केवल एंट्री एग्जिट पॉइंट और वॉल्यूम देखोगे बस, बाकी कुछ नहीं देखना, मैं बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, अरे यहाँ बच्चों वाली बातें पूछते हो यार। ये ऐड प्लस का बटन नहीं आ रहा, ऐड सिंबल लिख दो, ये देखो, जो ऐड करना है यहाँ पे नाम करो और ऐड पे क्लिक कर दो। यहाँ पे ये ऐड का बटन आ रहा है, इस पे क्लिक करोगे, ऐड टू वॉच लिस्ट हो जाएगा। कुछ चीज़ें जो आप बच्चों वाली पूछते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग करना ही नहीं है ना स्टॉक्स में, बस मना नहीं किया था अभी क्या? इट इज नॉट अ कॉन्ट्रडिक्शन। मैंने क्या बोला, 3 रूल के अंदर क्या बोला, 3 रूल के अंदर मैंने क्या बोला, आपको एंट्री भी सिखा दिया, आपको एग्जिट भी सिखा दिया स्टॉक्स के अंदर। अब जैसे ऑटो सेक्टर है, वो इतना लोअर लेवल पे है, सेक्टर भी और उसके स्टॉक्स भी। नाउ वी शुड हैव वेट एंड वॉच ना, कि उसके अंदर वॉल्यूम कब आ रहा है। उनके ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स में वॉल्यूम कब आ रहा है, प्लस जो उसका इंडेक्स है ऑटो इंडेक्स, वो भी कब ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा, मतलब कब ऑटो इंडेक्स जो है अपने को एंट्री लेवल देगा। काय का कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया? अपने को तो जब रेलगाड़ी चालू होती है जब ही पकड़नी है ना, जो रेलगाड़ी ऑलरेडी भाग चुकी है उसको कैसे पकड़ेंगे अपन लोग? अरे मैंने कहा जो करेक्शन ओवर होने वाला है उसको वेट करो। अभी अभी अगर मुझे कोई बोलेगा एनर्जी और ऑटो के अंदर घुस जाओ, मैं क्यों घुसूंगा भाई? मैं तो वेट करूंगा ना, क्योंकि आई नो माई रूल्स। लेकिन मैं उसमें नहीं घुसूंगा जो स्टॉक्स, जो सेक्टर और जो स्टॉक्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर चुके हैं, जैसे मेटल हो गया, आईटी, आईटी में मैं नहीं घुसूंगा भाई। हाँ, बिल्कुल। चलो, इक्विटी में सेगमेंट में इससे बेहतरीन आपको ना तो कहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े वो हैं पोर्टफोलियो मैनेजर और जो भी आप बोलो उनको, वो सब यही रूल देखते हैं। समझ में आ गया आपको?
यही रूल देखते हैं कि कहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है, कौन सा सेक्टर जो है परफॉर्म करने वाला है। उनको पहले से पता होता है कौन सा सेक्टर परफॉर्म करने वाला है, लेकिन आपको ये प्रैक्टिस डेली करनी होगी। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आपको डेली करनी होगी इसको, एनालिसिस डेली करना होगा। डेली 15 मिनट अगर आप दे दोगे इसको, आपको डेली बेसिस पे पता लगता रहेगा कौन सा सेक्टर चल रहा है मार्केट में, कौन सा सेक्टर अभी नहीं चल रहा है, या फिर कौन से सेक्टर के अंदर आपको रहना चाहिए, या फिर कौन से सेक्टर के अंदर आपको आगे आने वाले दिनों के अंदर अच्छा मूवमेंट मिलेगा। एवरीथिंग यू विल हैव इन योर नॉलेज, अगर आप यही प्रैक्टिस डेली बेसिस के ऊपर करोगे। 9 दिन का और 20 दिन का मूविंग एवरेज लगा लेना एंट्री एग्जिट के लिए बस। उफ, ठीक है भाइयों, अभी कुछ मतलबी लोगों का फ़ोन आ रहा है मेरे पास, जो कभी मुझे याद नहीं करते थे। तो आज वो कह रहे हैं कि सर देखो क्या होता है ना, कि जब ये दुनिया मतलबी है, जब मतलबी होगी, जब मतलब होगा ना, तो अब मैं क्या, अब ये लोग ना मुझे ना ये समझते हैं कि ये बेवकूफ़ आदमी है। इनको ये नहीं पता कि मैं मैनेजर की पोस्ट पर रह के आ चुका हूँ। 7 टू मतलब बहुत यंग एज में मैं मैनेजर बन चुका था, वो भी वॉलमार्ट जैसी कंपनी में। और मैंने लोगों को हायर किया हुआ है, और लोगों को ना मतलब मैंने, मतलब मेरी पूरी टीम थी 100 150 लोगों की, उनके ऊपर मैं था। उनको एक एक साइकोलॉजी को पढ़ना मेरा काम था, टीम को मैनेज करना मेरा काम था। और ये लोग समझते नहीं है, जो मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ये लोग मुझे नहीं समझते कि मैं कितने अच्छे तरीके से किसी भी इंसान का माइंड रीड कर सकता हूँ। मुझे सब पता होता है कौन मेरा फ़ायदा उठाने वाला है, कौन मेरे को किस टोन में बात कर रहा है, कौन मेरे को किस तरीके से ट्रीट कर रहा है। अभी ना कुछ लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, और उनको देख के मुझे हंसी आ रही है। बैकग्राउंड या दोस्त कुछ भी नहीं है यार, मैं मतलब क्या बोलूँ। ये समझ लो कि बैकग्राउंड बहुत वीक था मेरा, बहुत ज़्यादा वीक था। लेकिन चलो, अगर अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा बता देता हूँ अपने बारे में। 5 मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। अगर इफ़ यू मतलब अगर आप सुनना चाहें तो, अदरवाइज वी कैन क्लोज अवर क्लास। अगर आप सुनना चाहें तभी, अदरवाइज बहुत टाइम हो चुका है, वी कैन क्लोज अवर क्लास। देखो जो, आई विल जस्ट टेक द 5 मिनट, क्योंकि 11 बजे मैं भी क्लोज कर दूंगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है बैकग्राउंड में, कुछ भी नहीं है मेरे पास। मतलब अपन लोग मथुरा मथुरा एक ज़िला है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। फादर फादर हमारे मतलब मेरे स्टार्टिंग में जब मैं बहुत छोटा था, तो वो टैक्सी ड्राइवर थे। उनके पास जॉब नहीं थी करने के लिए। हम लोग रेंट पे रहते थे जब मैं बहुत छोटा था, मतलब 5 या 6 साल के ऊपर। हमारा कुछ ना घर था ना कुछ था, मतलब गांव से उठ के आ गए पापा। और मतलब पापा ने एक डिसीजन अच्छा लिया था कि मतलब मैं अपने बच्चे को ना शहर की ज़िंदगी देना चाहता हूँ, शहर में पढ़ाना चाहता हूँ। उनको ये नहीं पता था कि मैं करूँगा क्या, बस वो मुझे लेके आ गए थे जब मैं बहुत छोटा था, कि भाई शहर की एजुकेशन देना चाहता हूँ मैं, शहर में अपने बच्चे को पढ़ाना और बढ़ाना चाहता हूँ। दैट वाज द मतलब स्टार्टिंग, कि जो मेरे पापा ने डिसीजन अच्छा लिया। मेरे पापा के पास जॉब भी नहीं थी, मतलब वो टैक्सी का काम करते थे, तो टैक्सी चलाते थे वो, ड्राइवर थे वो, मतलब वो। तो उन्होंने मतलब जब तक मैंने होश संभाला, मतलब मैं 11 12 साल का हुआ, तो मैंने यही देखा कि पापा सुबह जाते थे 4 बजे, और मुझे कब आते थे शाम को 12 11 1 बजे तक मुझे पता होता ही नहीं था। सो मतलब ये पता था कि हाँ वो टैक्सी चलाते हैं।
तो उन्होंने बड़े मुश्किल से हमको पढ़ाया और ये किया। तो मुझे बहुत छोटी उम्र में पता लग चुका था कि मेरे पापा बहुत मेहनत करते हैं। उस मेहनत को देखा मैंने। तो मेरे पापा बस यही कहते थे कि बस पढ़ाई में तुम ध्यान दे दो, क्योंकि हम गांव से उठ के आए हैं और हम रेंट पे रहते हैं, अपना घर भी नहीं है। तो अगर तुम पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो शायद तुम कुछ कर पाओगे लाइफ में। तो वो हमको दिखता था कि हाँ, उन्होंने काफ़ी मेहनत की हुई है अपनी लाइफ में। तो हमने केवल स्टार्टिंग से एक ही चीज़ पर ध्यान दिया। जब हम छोटे थे, जबकि मैं बता रहा हूँ कि भाई स्टार्टिंग में मैंने एक ही चीज़ पे ध्यान दिया कि भाई पढ़ाई कर लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, सही सही होगा शायद हमारे लिए। तो मैं पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट रहा स्टार्टिंग से ही। मैंने अपना स्कूल जो है वो फर्स्ट रैंक था मेरा पूरे स्कूल में, मतलब 10th क्लास के अंदर। आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो जिस भी चीज़ के पीछे पड़ जाता हूँ ना, वो मैं हासिल करके रहता हूँ। शायद ये मेरी डेस्टिनी में है, या फिर ये मतलब मेरे नेचर में है, या फिर मेरी जिद है, कुछ भी समझ लो, कुछ भी समझ लो, मैं ऐसा ही हूँ। मैंने 9th क्लास के अंदर, मैंने 9th क्लास में मुझे ये भी नहीं पता होता था, मतलब यू विल नॉट बिलीव, मैं मुझे खुद बिलीव नहीं होता। 9th क्लास में मुझे टीचर ने, मतलब मैं फेल हो गया था 9th क्लास में मैथमेटिक्स में। और टीचर ने मुझे कहा था मेरे फादर को बुला के स्कूल में कि ये 10th अब मैं इसको पास कर रही हूँ जानबूझ के। ग्रेस नंबर दिए थे कुछ 4 to 5 नंबर मुझे ग्रेस करके पास कर दिया था। और मुझे याद है वो दिन भी, जब मेरे पापा को आके कहा था कि ये बच्चा जो है ना 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकता। तो उन्होंने मेरे पापा को चैलेंज किया था और मेरे सामने ही कर दिया। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो मतलब मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार मेरे पापा को सुननी पड़ी मेरी वजह से। और पापा मेरे यही कहते रहते हैं कि भाई आप पढ़ो, आप पढ़ो, आप पढ़ो। तो उस छोटी सी उम्र में जब मैं 9th क्लास में था, तो आप बिलीव नहीं करोगे, अप्रैल से हमारा सेशन शुरू होता है 10th क्लास का। पूरा एक साल, पूरा एक साल, मतलब फ्रॉम 1 अप्रैल 2005 की बात है, 2005 की। 1 अप्रैल 2004 की, सॉरी 5 में तो मैंने एग्ज़ाम दिए थे। 1 अप्रैल 2004 की बात है। 1 अप्रैल से मैंने जो पढ़ाई शुरू की थी, मैं सुबह 7 बजे उठता था। 7 बजे, क्योंकि सेशन वो होते थे ना, छुट्टियां पड़ती थी ना 3 महीने की, समर समर वैकेशन होते थे। तो सुबह 7 बजे उठता था और बिलीव नहीं करोगे, रात को 9 बजे, रात को 9 बजे मैं पढ़ता ही रहता था। मतलब कितने घंटे हो गए, 12-15 घंटे लगातार कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर। ऐसा किया मैंने। और ये पढ़ाई, और मैंने स्कूल जाना भी छोड़ दिया था। स्कूल जाना मैंने छोड़ दिया था क्योंकि आई वॉज इन द प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल वालों को केवल फीस से मतलब था। मेरे पापा ने पूरी फीस भर दी थी टाइम से। और बस ये समझ लो कि मतलब मैंने पूरा एक साल मैंने 18 घंटे पढ़ाई की है। 18 घंटे एक दिन के अंदर, 18 घंटे, और डेली बेसिस के ऊपर करना उसको पूरे एक साल तक। क्या कोई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे करने वाले। और जो मेरे मार्क्स थे मैथमेटिक्स के अंदर 10th क्लास के अंदर, 93 मार्क्स थे आउट ऑफ द 100। और 5 मार्क्स का पेपर मैं छोड़ के आ गया था, मुझे पता है आज भी। मैंने 95 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया था, उसमें से मेरे 93 मार्क्स थे। और मेरे 10th क्लास के अंदर 82% मार्क्स थे टोटल मिला के। आई वॉज द टॉपर ऑफ माई स्कूल। दैट मैडम, जिस मैडम ने मुझे चैलेंज किया था, वो शॉक्ड थी कि इसने कर क्या दिया। ये स्कूल भी नहीं आता था। मैंने स्कूल से, मतलब ये समझ लो कि स्कूल जाता ही नहीं था। मैं बस पढ़ता रहता था, पढ़ता रहता था। तो उस टाइम से मुझे फिर कुछ समझने को मिला कि यार पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई करने वालों की वैल्यू है, ये समझने को मिला। फिर मैंने क्या कहते हैं, धीरे धीरे क्या कहते हैं, वो आया मेरे पास, मतलब क्या करना चाहिए 12th क्लास के अंदर, ये सब सीखा मैंने। 12th क्लास के अंदर इकोनॉमिक्स मुझे पसंद आ गई, अकाउंटिंग मेरी परफेक्ट हो गई।
तो ये जो बैकग्राउंड आया ना स्टॉक मार्केट का, ये वहीं से आया, 12th क्लास से। मेरे को बिजनेस स्टडीज़ एक चैप्टर होता था, ये शेयर्स की नॉलेज वहीं से मिली मुझे, बुक्स से, कि कुछ शेयर मार्केट टाइप का भी होता है, बिजनेस कैसे करते हैं मतलब मैंने 12th क्लास के अंदर ना अपने बिजनेस आइडिया शुरू कर दिए थे सोचने, कि मैं कुछ करूँगा तो बिजनेस ही करूँगा। और मैंने पूरा, हमारे पास रहने के लिए घर नहीं था, है ना, लेकिन मेरे माइंड में ऐसे ऐसे आइडियाज़ थे उस वक्त 12th क्लास के अंदर, जब व्हेन आई वाज अराउंड 18। तो मतलब मैं प्रोजेक्ट बनाता था, अपनी डायरी में लिखता था कि मेरे पास क्या क्या आइडियाज़ हैं, कैसे कैसे मैं उसको एग्जीक्यूट करूँगा, बट कैपिटल ही नहीं था, रहने के लिए घर ही नहीं था, तो कैसे एग्जीक्यूट कर पाता। हाँ, लेकिन मेरे टीचर एक्नॉलेज करते थे मेरे को कि हाँ तेरे अंदर मतलब तेरा दिमाग चलता है, तो ठीक है, चलता है तो अच्छी बात है। इसीलिए मैंने कॉमर्स बैकग्राउंड लिया। फिर धीरे धीरे क्या कहते हैं, आ, फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ तो मैंने एमबीए लिया, क्योंकि मेरे को बिजनेस आइडियाज़ क्रिएट करने आते थे। फिर मैंने अपने पापा को एडवाइस किया कि आप टैक्सी मत चलाओ, एक टैक्सी ले लो खुद की, उसको थोड़े दिन तक चलाओ, और उसके बाद जो है फिर मैंने अपने पापा के बिजनेस को ग्रो किया, कि मतलब आप ना टैक्सी चलाओ मत, टैक्सी को ऑन करो, चाहे लोन पे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। टैक्सी को ऑन करो, फिर उसको चलाओ कुछ दिन तक, जब तक आप चल सकती है, फिर आप क्या कहते हैं। फिर मैंने अपने पापा के छोटी सी उम्र में अपने पापा के बिजनेस को ग्रो कर दिया। वो टैक्सी दूसरे की चलाते थे, लेकिन उनको टैक्सी दिलवाई, और फिर 3 टैक्सी 2008 के अंदर हमारे घर के खुद के पापा पापा कहते थे हमारे पास खुद की 3 टैक्सी हो गई हैं। तो उस वक्त हमारी इनकम अच्छी खासी होती थी, होने लग गई थी, मतलब 2008 के अंदर हमारे घर की इनकम 3 टैक्सियों से होनी शुरू हो चुकी थी, अराउंड 40 to 50 थाउजेंड रुपीज़। उस ज़माने में बहुत होता था। फिर हमने कुछ पैसा कलेक्ट किया, फिर हमने घर लिया 2010 के अंदर, और फिर हमने फिर बड़े बड़े उस काम को मैंने पापा के काम को और फैलाने में हेल्प किया। फिर बड़ी बड़ी बसेस ली, जो कि ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के बेसिस के ऊपर चलती हैं। आज जो है हमारे पास बसेस ही हैं, पापा का खुद का काम ही है, और वो पापा अब छोड़ते नहीं हैं उस काम को, क्योंकि अब वो बहुत हैबिचुअल हो गए हैं उस काम के। तो बिज़नेस काफ़ी सही, मतलब ग्रो करवाया पापा का, बिज़नेस माइंड था ही पहले से। तो प्लस मैंने खुद, फिर मैंने क्या, फिर पापा ने कहा तू क्या करेगा, मैंने कहा मुझे खुद नहीं पता मैं क्या करूँगा। फिर मैंने जॉब, मतलब मैंने ट्राई किया कि मैंने क्या कर सकता हूँ। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब मैं खुद बिलीव नहीं कर पाता ऐसी चीज़ों को मेरे घर वाले बिलीव नहीं कर पाते कि तू करता क्या है ये। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आज तक केवल और केवल एक सिंगल इंटरव्यू में फेल हुआ हूँ। एक ही इंटरव्यू में फेल हुआ हूँ मैं पूरी लाइफ में। एक ही इंटरव्यू में फेल हुआ हूँ, जॉब इंटरव्यू में। आज तक मैं फेल ही नहीं हुआ इंटरव्यू में। मैं पहली बार जब जॉब इंटरव्यू के लिए गया था, तो मेरी सैलरी को ऑफ़र किया गया था, मतलब 4000 रुपीज़ सैलरी ऑफ़र किया गया था। लेकिन इतना टफ इंटरव्यू था, बहुत सारे राउंड थे, जीडी राउंड, ये राउंड वो राउंड, तो मैं कुछ यूज़ करता ही नहीं था। मैं अपना बिजनेस माइंड यूज़ करता था रिप्लाई करने के लिए, और वो बिजनेस माइंड ना सामने वाले बंदे को समझ में आ जाता था कि भाई हाँ इसके पास दिमाग तो है, एक्सपीरियंस नहीं है कोई बात नहीं। मैंने एक कंपनी थी लैंडमार्क, लैंडमार्क कंपनी है, वो दुबई की है। मेरे दुबई में सिलेक्शन हो गया था व्हेन आई वाज अराउंड 20, मतलब 21। तो वहाँ पे भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। एक सी फूड कंपनी थी यूएस के अंदर, क्योंकि मैं 21 के आसपास ना, जब मैं 21 एज का था, तो आई वाज सर्चिंग जॉब, क्योंकि घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मतलब ठीक नहीं थी बैकग्राउंड। तो मैंने सोचा कि यार फॉरेन में जाके अगर कमाऊँगा तो ठीक होगा, तो इसलिए क्या कहते हैं मैंने ट्राई किया। मैंने दोनों वहाँ पे भी सिलेक्ट हो गया। तो अचानक से जब मेरा यूएस का सिलेक्शन हुआ, तो हुआ क्या, दिसंबर का मंथ था, तो वहाँ पर ना ठंड बहुत पड़ती है यूएस में। तो वहाँ पे ना स्नो
वो हो गया था, मतलब क्या कहते हैं, हर जगह ना, मतलब वहाँ पे स्नोफॉल इतना ज़्यादा हुआ था, इतना ज़्यादा हुआ था कि मतलब मेरे फादर ने वो मना कर दिया कि आप वहाँ नहीं जाओगे, कि तो कोई है नहीं वहाँ पे संभालने वाला, कोई है नहीं आपका नोन पर्सन, इस वजह से। तो मैंने मतलब मैं खुद शौक दूं कि कोई भी आज तक, मतलब मैं खुद आज तक एक भी इंटरव्यू में फेल नहीं हुआ, केवल एक्सेप्ट वन इंटरव्यू, दैट वाज माय ओन मिस्टेक। फिर धीरे धीरे मतलब स्टॉक्स की नॉलेज थी, मतलब मैंने फिर वॉलमार्ट जब इंडिया में आई थी तो वॉलमार्ट में सिलेक्शन किया, मतलब वो किया, मतलब मैंने ट्राई किया। मेरे पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस था असिस्टेंट स्टोर मैनेजर का, रिटेल रिटेल सेक्टर के अंदर। तो वॉलमार्ट के अंदर मैं सिलेक्ट हो गया पहले राउंड में ही, बड़ी अच्छी बात हुआ। तो वॉलमार्ट के अंदर मतलब मैंने छोटी उम्र से ही लोगों को हैंडल करना शुरू कर दिया था। तो मतलब मैंने तकरीबन 25 ईयर्स, 24 25 ईयर्स तक मैंने जॉब किया, 18 ईयर से लेकर 25 24 ईयर्स तक, 6 7 साल मैंने जॉब किया। मुझे समझ में आ चुका था कि मैं यहाँ पे जॉब के अंदर ना मैं ख़त्म हो जाऊंगा। टर्निंग पॉइंट क्या था मैं आपको बता देता हूँ। मेरी सैलरी जो थी वो 35,000 रुपीज़ थी, जब मैं 23 ईयर्स का था, 24 का वॉलमार्ट जैसी कंपनी में काम करना बहुत रिस्पेक्टफुल था, और जबकि आप मैनेजर की पोस्ट पे थे। टर्निंग पॉइंट वाज डैट कि मुझे एक्सेप्ट नहीं था कि मैं जॉब करूं। मेरी शादी होने के लिए लड़की वाले घर पे थे, और मेरी शादी को 6 महीने ही हुए थे, और मैंने मैनेजर की पोस्ट को रिज़ाइन कर दिया था बिना कुछ सोचे समझे। शादी हुई है और रिज़ाइन कर दिया, डैट वाज माई टर्निंग पॉइंट। कोई रिस्क ले ही नहीं सकता ऐसा। मैं पागल टाइप का था उस वक्त मतलब पैशनेट था, आप ये बोल सकते हो, अपने गोल्स को लेके, अभी भी हूँ। तो उस वक्त मेरे घर वाले ना मेरे पीछे पड़ गए थे, मेरी वाइफ मेरे से लड़ पड़ी थी, मेरे पड़ोसी मेरे पे हंस रहे थे कि व्हाट यू हैव डन, 35,000 40,000 की सैलरी, मैनेजर की पोस्ट, वॉलमार्ट जैसी कंपनी, आपने एक दिन बिना नोटिस के छोड़ दिया, कैसे, क्यों क्यों छोड़ा? बिकॉज मैं जान चुका था कि जिंदगी जॉब से नहीं चल सकती। वो मेरा पैशन था ही नहीं जॉब करना, दैट वॉज माई नीड। माई पैशन वॉज कि मैं खुद का कुछ करूं, कुछ भी खुद का करूं बस। तो उस वक्त मेरी, मैंने यही छोड़, मतलब मैंने छोड़ दिया, मैं नहीं चाहता। मेरी शादी भी हो चुकी थी, बीवी घर पे बैठी हुई थी, और मैं वो टाइम याद करके हंसता हूँ अपने ऊपर कि मैंने कितना बेवकूफ़ वाला डिसीजन लिया, और मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं खुद का कुछ करूँगा। मैंने स्टॉक मार्केट के अंदर जो मेरा पीएफ था उस वक्त, प्रोविडेंट फंड कहते हैं उसको, वो फंड तकरीबन 4 लाख रुपए तकरीबन था मेरा, वो लेके आया स्टॉक मार्केट में, शुरू किया खुद से। 2 महीने के अंदर अंदर मैंने 4 लाख रुपए ख़त्म कर दिए, लॉस कर दिया मतलब, बिकॉज मैं तो बिल्कुल नया था। अब मैं और फंस गया, मैंने जॉब छोड़ दी, अपना पीएफ ख़त्म कर दिया, अब जॉब पे जाऊं कैसे? सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, क्योंकि मैं मना कर चुका था घर वालों से, मैं जॉब नहीं करूंगा। दूसरी चीज़ कि अब तो खर्चे भी बढ़ गए हैं शादी के बाद, अब तो मर जाऊंगा मैं। तो वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। उस वक्त मैंने ये उस वक्त फिर मैंने अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करने शुरू करे स्टॉक मार्केट के, कि अगर मैं कोई ट्रेड लेता था तो मुझे पता होता था कि मैं क्यों ले रहा हूँ। हाँ, वो ट्रेड गलत होते थे, मानता हूँ, लेकिन उसका रीज़न लिखता था, मैं नोटबुक बनाता था कि भाई मेरा ट्रेड गलत क्यों हुआ। ऑप्शन चेन सुनता था मैं, यार ऑप्शन चेन बहुत बढ़िया चीज़ होती है, किसी ने सिखाया ही नहीं क्या होती है। क्योंकि 2015 2016 के अंदर कोई यूट्यूब के ऊपर कोई ज़्यादा चैनल थे भी नहीं स्टॉक मार्केट के, कोई आपकी हेल्प करने वाला था ही नहीं। अगर आप इंस्टीट्यूट में जाओगे ऑप्शन चेन सीखने के लिए तो आपसे 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए फीस मांगी जाएगी, इतना पैसा था ही नहीं अपने पास, क्या करें, फंस गए। एक ही डिसीजन था, मतलब एक ही दिमाग में चीज़ आई कि यार कुछ मत कर, जो गाली दे रहा है घर में गाली देने दे, जो
तुमको बुरा भला कह रहा है, बोलने दो, कोई दिक्कत नहीं, सुनते रहो गालियां, लेकिन मेहनत करते रहो। तो मैंने क्या करा कि सुबह बैठता था, ऑप्शन चेन एनएससी की होती थी केवल, रिकॉर्डिंग करनी आती नहीं थी, कुछ भी नहीं आता था करना। तो उसके ऊपर मैं अपनी जो ट्रेड लेता था उसको एग्जीक्यूट करता रहता था कि हाँ भाई, अगर ये ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो कैसा रिएक्ट कर रहा है मार्केट, अगर ये आईवी इतना बढ़ रहा है तो कैसे रिएक्ट कर रहा है मार्केट। एक एक लॉजिक को तैयार करने में एक एक महीना लग जाता था। इतना ओटीएम के ऊपर जो है एक्टिविटी हो रही है, क्यों हो रही है, सोच के देखो। अब सोचो, मैं आपको जो लॉजिक्स बताऊंगा ना ऑप्शन चेन में, डेट लॉजिक्स आर वेरी, आप समझोगे ये क्या सिखा दिया मैंने आपको, आप बिलीव ही नहीं कर पाओगे ऐसे लॉजिक भी होते हैं क्या। क्यों? क्योंकि मैंने एक एक लॉजिक के ऊपर एक एक महीना दिया है। उस लॉजिक, अगर वो लॉजिक मतलब पूरा एक महीना तक टेस्ट करता था मैं उस लॉजिक को, और रातों को 2-2 बजे जग के उस लॉजिक के ऊपर जो पिछले एक महीने के नोट्स होते थे, फाइनल कंक्लूजन निकालता था मैं रात को 2-2 बजे जग के। इस तरीके से मेरा एक लॉजिक तैयार होता था एक महीने में, मुझे 1.5 साल लग गया था, 1.5 साल, तकरीबन 1.5 ईयर्स मुझे लगे पूरा ऑप्शन चेन के लॉजिक्स को प्रिपेयर करने में। उसके बाद 6 महीने मुझे लगे प्रैक्टिस करने में, तब जाके मैंने सीखा। एनआईएसएम तो मैंने अभी किया है रिसेंटली, वो तो जस्ट इसलिए कि भाई चलो ठीक है कुछ कर लेते हैं, खाली बैठे क्या करें। मैंने बुक्स पढ़ी भी नहीं, ऐसी ऐसी गया पेपर देने और मेरा पेपर क्लियर भी हो गया। तो मतलब इस तरीके से मैंने सीखा, और बिलीव नहीं करोगे, मतलब मुझे खुद बिलीव नहीं होता अपनी जर्नी के ऊपर, कैसा भी हो सकता है कि उस वक्त जो 3 लाख रुपए मैंने अपनी 3-3.5 लाख रुपए मैंने जो गवाया था, आज ये टाइम आ चुका है, मतलब मेरे को मतलब इतने टाइम के बाद, इतना एक्सपीरियंस गेन करने के बाद आज मुझे पास ये टाइम आ चुका है कि महीने के कम से कम, मतलब जो 3 लाख रुपए मैं कमाता था, गवाए थे मैंने, उसका 3 to 5 टाइम, उसका 3 to 5 टाइम जो है, मतलब मैंने मैं अब महीने में कमा लेता हूँ। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है कि जब इनकम ही नहीं था तो आप कैसे सरवाइव करते थे। मैं घर में ट्यूशन देता था, ट्यूशन बच्चों को, क्योंकि मेरी मैथमेटिक्स और मेरा अकाउंटिंग बड़ी अच्छी थी। मैंने डिसाइड किया था मैं जॉब पे नहीं जाऊंगा, चाहे मैं कुछ मैं चाहे भीख मांग लूंगा, बट मैं जॉब पे नहीं जाऊंगा। दिस वाज माई, मतलब जिद, आप कह सकते हो कि ये मेरी जिद थी कि मैं जाऊंगा ही नहीं जॉब पे। मैंने 6-7 बंदे, मतलब बच्चे पकड़ रखे थे, उनको मैं ट्यूशन देता देता था, तो मतलब मेरा घर का खर्चा चल जाता था, 8-9 हज़ार रुपये बन जाते थे मेरे। और 8-9 हज़ार रुपये में मैंने अपने घर के खर्चे चलाए हैं 2 साल तक। और आज आज तो मतलब द लाइफ हैज़ चेंज्ड टोटली। तो मैं वही कहता हूँ दोस्तों, बहुत मुश्किल है, मैं जल चुका हूँ। मेरे को मेरी एक लाइन है जो मैं हमेशा बोलता हूँ हर बैच के अंदर, कि सूरज की तरह ना जलना, मतलब चमकना तो सब चाहते हैं, लेकिन सूरज की तरह जलना कोई नहीं चाहता। और जो सूरज की तरह जलता है ना, वो सूरज की तरह चमकता भी है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आपसे मैंने एक महीना मांगा है, एक महीना। आज मेरे फादर, आज मेरे मदर, वो जिस चीज़ पे हाथ रख देते हैं ना, वो चीज़ उनकी हो जाती है। और एक वक्त था कि हम रेंट पे रहते रहते थे। सो आई हैव चेंज्ड माई लाइफ। आज ही मुझे नींद नहीं आती, आज ही मेरी आंखें जो है ना रेड रहती हैं, लाल रहती हैं आंखें, मुझे नींद आती ही नहीं है, पता नहीं क्यों। और पहले भी नहीं आती थी, क्योंकि अभी भी मैं बहुत कुछ सीखना सीखना चाहता हूँ, बहुत कुछ स्टॉक मार्केट में, और वो मैं सीख के रहूँगा। ठीक है, तो भाई लाइन याद रखना, सूरज की तरह चमकने से पहले सूरज की तरह जलना सीखो। आपकी भी बीवी भी, बच्चे सब होंगे, आपकी भी फैमिली होगी, मेरे भी थे। लेकिन मैंने क्या किया कुछ ऐसा कि आज मेरी लाइफ प्रॉपर
इस तरीके से चल रही है ऑटोमेशन मोड पे। मेरे पास क्या था, कुछ भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात, मैंने अपने छोटे भाई को तो जॉब पे जाने दिया ही नहीं। उसको मैंने ट्रेन किया, अब वो भी 50,000 60,000 रुपीज मंथली कमाता है अपने से। ही इज जस्ट 24 years old। बहुत टफ है लाइफ, आसान नहीं होता। लेकिन जो मैंने किया है ना, बहुत टफ था वो। कोई नहीं कर सकता, बहुत कम लोग कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कोई नहीं कर सकता, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा कर सकते हैं। तो बहुत टफ था दोस्तों, बहुत टफ। आज जब मैं वो टाइम सोचता हूँ ना अपने बारे में, तो मेरे मैं खुद शॉक्ड हो जाता हूँ कि मैंने ये कैसे किया। बस कर दिया, पीछे मुड़ के नहीं देखा। जो होगा होगा, देखी जाएगी। बस ये सोचा कि जो होगा देखी जाएगी, बस यही सोचता चला गया। और कुछ हुआ ही नहीं फिर। मेहनत का फल मिलता चला गया। और अभी लॉकडाउन है। लॉकडाउन है, इसी वजह से मेरा वीज़ा, मेरी फैमिली का, सबका वीज़ा लगा हुआ है। ठीक है। आपने देखा होगा, मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, मैं अपनी पूरी फैमिली को लेके जाता हूँ, पूरी फैमिली को। चाहे मैं मथुरा वृंदावन गया हूँ, चाहे मनाली गया हूँ पिछले 1 साल में, चाहे मैं हरिद्वार गया हूँ, कहीं भी गया हूँ, पूरी फैमिली, मेरी पूरी फैमिली जाती है। तो पिछले 2 साल से मैं, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, मैंने अपनी पूरी फैमिली का पासपोर्ट बनाया हुआ है, पासपोर्ट। आई वॉन्ट कि मेरे पापा, मेरी मदर, जो मेरी पूरी फैमिली है, वो पूरी लाइफ को एंजॉय कर सकें। अब लेकिन बाहर तो फ्लाइट ही बंद है। तो बस यही है कि अब तो लाइफ को एंजॉय करना है, और बस सीखते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, 1 महीना दे दो और आप प्रैक्टिस करो। लाइफ बहुत आसान हो जाएगी अगर आपने ये सब किया तो। लेकिन जलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी 3-4 महीने लगातार। नहीं करोगे, कुछ नहीं मिलेगा। मैंने की है, तो मिला है मुझे। और मैं भी हिम्मत हार जाता ना, तो आज भी मैं कहीं जॉब ही कर रहा होता। और मुझे जॉब करना पसंद नहीं था। ठीक है। चलो, अब क्लास क्लोज करते हैं दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं कल। और कल कुछ और नया सीखेंगे। इक्विटी सेगमेंट के अंदर वैसे ही करना जैसे मैंने आपको बताया, और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, चलो, थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट टू ऑल। कल मिलते हैं।